चलिए अब हम आपका स्टार्ट करते हैं लीन सिस्टम। थर्ड चैप्टर है आपका क्या होता है लीन सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, लीन सिस्टम का बेसिक डेफिनेशन पहले अपन देखते हैं। क्या होता है ये ऑर्गेनाइज मेथड होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइज मेथड होता है। क्यों होता है सर? ताकि अपन वेस्ट रिड्यूस कर पाए। क्या रिड्यूस कर पाए सर? वेस्ट रिड्यूस कर पाए विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। आप आपके वेस्ट रिड्यूस करो लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं जानी चाहिए। बेसिकली क्वालिटी ऑफ गुड्स कभी नहीं कम होना चाहिए। पहले दो चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा है कि भाई क्वालिटी प्राइमा फेसी होना चाहिए। योर क्वालिटी शुड नॉट बी एवर अफेक्टेड बाय एनीथिंग। आप जो भी प्रोसेस लगाओ, क्वालिटी शुड बी योर मेन मोटिव। ठीक है, सेम गोज फॉर योर स्टडीज। आप कितने भी कितने भी क्वेश्चंस कर लो, कुछ भी कर लो, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज योर क्वालिटी। गॉट इट? चलिए अब क्या होता है लीन सिस्टम की डेफिनेशन। सर ये ऑर्गेनाइज मेथड होता है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट या वेस्ट मिनिमाइजिंग है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट विदाउट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब सर वेस्ट कितने टाइप के होते हैं? सर वेस्ट कितने टाइप के होते हैं ये जानने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट है, टिम वुड। क्या है? टिम वुड। टिम वुड ये एक एक्रोनिम है, मैंने याद करने के लिए बनाया ताकि आपको एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछते हैं लीन सिस्टम की या पूछते कोई केस स्टडी में लीन सिस्टम, तो लीन सिस्टम पहले डिफाइन करना। ओके चलिए, टी से क्या होता है? टी से होता है सर ट्रांसपोर्टेशन। टी से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। आई से सर, आई से इन्वेंट्रीज। क्या होता है आई से? आई से इन्वेंट्री। एम से मोशन। ठीक है, डब्ल्यू से वेटिंग। ओवर प्रोडक्शन ओ से, दूसरे ओ से ओवर प्रोसेसिंग डिफेक्ट्स। अब मैं आपको इन सबका डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए आपके स्टडी मैट में ही है। ठीक है, टी से क्या था सर? ट्रांसपोर्टेशन। यार अपन क्या कर रहे हैं, अपना गुड्स बन रहा है मुंबई में और अपन को उसको ट्रांसपोर्ट करना है पुणे में फॉर एग्जाम्पल, तो अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 100 किलो अंगूर बना, तो 1 टन अंगूर है मेरे, मैं फार्मर हूँ, मेरा 1 टन अंगूर है। अब 1 टन अंगूर में भेजता हूँ ना, तो क्या होता है यार, बहुत सारे अंगूर ना वो क्रेट्स में बंद होते हैं, क्रेट्स दबती है, तो यार 2-3-30 किलो अंगूर तो मेरे दब जाते, पिचक जाते, कुछ काम के नहीं रहते, आगे सेलिंग में काम नहीं आ सकते। ये हो गया वो वेस्ट जो मेरा ट्रांसपोर्टेशन के कारण हो। अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन में मैंने जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटी इंप्रूव कर दी मैंने ना, बीच में वो जो बबल रैप आते हैं जो अपन अमेजोन या उससे शॉपिंग करे तो आते, जो अपन को फोड़ने में बहुत मजा आता, वो बबल रैप की पैकिंग कर दी मैंने, या फिर मैंने ट्रक में ओवरलोड नहीं किया, तो मेरा वेस्ट कम हो गया। ठीक है, टी से हो गया अपना ट्रांसपोर्टेशन। आई से क्या था बेटा? आई से इन्वेंट्रीज। यार मेरी सीमेंट की फैक्ट्री है, जहां मैंने इन्वेंट्री रखी हुई है ना, यार वही छत फट गई है या छत से पानी टपक रहा। अब पानी भले ही 100 दिन में एक बूंद टपकता, लेकिन वो एक बूंद से मेरी एक बैग सीमेंट पूरी वेस्ट हो जाती। अब आप समझो, अगर वो 1-2-3-4 बैगे सीमेंट वेस्ट हो रही है, तो मेरा इन्वेंट्री रखे रखे खराब हो रही है, रखे रखे इन्वेंट्री में वेस्ट हो रहा, तो दिस इज इन्वेंट्री वेस्ट। फिर टी आई एम। एम से क्या था बेटा? मोशन। ये सेम है ट्रांसपोर्टेशन जैसे, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियों के थ्रू जाता है, मोशन में हैंड टू हैंड होता है। जैसे फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या होगा, मेरा गुड्स तो बन गया है वेयर हाउस में, अब वो ट्रक तो बाहर लगती है, ट्रक तो गेट पे लगेगी ना, ऐसे थोड़ी कि भाई फैक्ट्री के एकदम मशीन के मुंह पे ट्रक लग जाए, ट्रक तो लगेगी कहाँ? गेट पे। तो क्या होगा, अभी ट्रक खड़ी है और भाई यहाँ से आदमी मेरा लेके आ रहा गुड्स, फॉर एग्जाम्पल कोई जूस वूस है, अब वो जूस गिर गए, 2-3 बोतलें गिर गए, अपन इंस्टा पे इतने वीडियोस देखते ही है कि भाई किसी के बोतलें गिर जाती है, कुछ होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के कारण होता है, वो मोशन के कारण, सॉरी माय बैड, दैट इज ड्यू टू मोशन। तो मोशन भी समझ गया आपको। नेक्स्ट TIMW, वेटिंग। यार गुड्स में वेटिंग टाइम बहुत है यार। यार मेरी इन्वेंट्री बन चुकी है, वो इतने दिन रखे रखे खराब हो गई है, एक्सपायर हो गई है, ये एक्सपायर हो गई है, खाने का प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता, तो भाई मेरा गुड्स तो रखे रखे एक्सपायर हो गया, वेटिंग के कारण खराब हुआ। इम वुड, WO, ओवर प्रोसेसिंग एंड ओवर प्रोडक्शन। यार एक बहुत प्रॉब्लम है, मैं ना बहुत ज्यादा प्रोसेस कर देता हूँ, मतलब मुझे जरूरत ही नहीं इतनी पैकिंग करने की, बहुत ज्यादा पैक करके भी चीजें खराब हो जाती है। बहुत ज्यादा पैकिंग अगर आपने कर दी ना कोई चीज की, तो भी वो खराब हो सकती है कि उसको ब्रीदेबिलिटी नहीं मिलती है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अचार को बहुत ज्यादा पैक कर दोगे, तो भाई वो सड़ जाएगा। ओवर पैकिंग नहीं करना है, ओवर प्रोसेसिंग नहीं करना है। और ओवर प्रोडक्शन लॉजिकल है यार, भाई तुम्हारे यहाँ रखने की जगह 3-3 टन की है, तुम 5 टन बना के कर क्या रहे हो? 2 टन का क्यों क्यों एडिशनल ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो? ज्यादा प्रोडक्शन ही क्यों कर रहे हो? और लास्ट डिफेक्ट्स, ये तो यार बेटा आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, डिफेक्ट्स अपन स्क्रैप में डाल देते, किसको? डिफेक्ट्स को। भाई बनाते टाइम ही गलती हो गई, तो टिम वुड समझा। टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्रीज, एम से मोशन, डब्ल्यू से फिर आपका वेटिंग टाइम, ओ से ओवर प्रोडक्शन, दूसरे ओ से ओवर प्रोसेसिंग, और डी से डिफेक्ट। ये हो गया टिम वुड।
ठीक है, ये क्या हो गया सर, ये होगा अपना टिम बोर्ड। अरे सर अब ये कोई कुछ टेक्निक्स है क्या सर जिससे अपन इसको कम कर सके? हाँ, लीन सिस्टम की कुछ टेक्निक्स है, टेक्निक्स मतलब तरीके। कितने तरीके? JIT, काइजन, 5S, TPM, सेल्यूलर मैन्युफैक्चर, सिग्मा, 6 सिग्मा। कितने तरीके? छह तरीके। कितने तरीके? 6 तरीके। ठीक है, अब आपको ऑफकोर्स ये तरीके याद नहीं करने, लेकिन अब ये 2-3 बार पढ़ गए तो आपको याद हो भी जाएंगे। तो एग्जाम में अगर आपको लीन सिस्टम का पूछता है तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है भैया ऑर्गेनाइज मेथड है फॉर रिड्यूसिंग वेस्ट, ठीक है, बट नॉट सैक्रिफाइसिंग प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट लाइन, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टिम वुड, ठीक है, हर एक पे एक लाइन भी लिख दी तो भी इनफ है। देन नेक्स्ट, दिस कैन बी अवॉइडेड बाय सर्टेन टेक्निक्स व्हिच आर मेंशन्ड एज बिलो, इंटर आर सम ऑफ द टेक्निक्स। कौन सी टेक्निक होगी सर? JIT होगी, काइजन होगी, 5S होगी, TPM होगी, 6 सिग्मा होगी, और एक कौन सी? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप 4-5 भी लिख दो इनफ है। अब इसको अगर क्वेश्चन में पूछता है JIT के हिसाब से करो, काइजन के हिसाब से करो, तो फिर काइजन को स्पेसिफिकली एक्सप्लेन करना, JIT को। लेकिन ये जो मैंने अभी का बोला, ये आपके हर जब भी लीन सिस्टम का क्वेश्चन आया केस स्टडी में, आपको ये तो लाइन लिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब अपन ध्यान देते हैं आपका जो कि है जस्ट इन टाइम का मतलब सॉरी लीन सिस्टम का पहला एस्पेक्ट जो कि है JIT। क्या है JIT मतलब सर जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम मतलब नाम से क्या लगा? जस्ट इन टाइम बेटा, जस्ट इन टाइम मतलब जैसे ही जरूरत पड़े वैसे ही चाहिए। बेसिकली एक फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? ध्यान देते हैं। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। कौन करता है? कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद जो मुझे ऑर्डर दिखा, मैंने मेरे इन्वेंट्री वाले को बोला जा तू चेक कर भाई अपने पास ये प्रोडक्ट है क्या। वो गई, उसने बोला नहीं है, तो अपन ने सप्लायर को बोला सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। सप्लायर ने रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट ला के दी, जो भी रॉ मटेरियल्स है। उसके बाद मेरे प्रोडक्शन में वर्कर्स ने बनाना शुरू किया, लो ऑर्डर आया, वर्कर प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के बाद डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, भाई जैसे अमेजोन से अपने घर पे डिलीवर होता है, एंड देन उसके बाद कस्टमर गेट्स दी प्रोडक्ट। बेसिकली ये किस टाइप का मेथड है मेरे को बताओ? पुश है कि पुल है? सर पुल है ना, क्योंकि खींच रहा है ना, कस्टमर खींच रहा है प्रोडक्ट को, कस्टमर खींच रहा है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, आपने अगर कोई ड्रेस खरीदा नायका से, ठीक है, या लिपस्टिक खरीदी नायका से, तो ऑलरेडी नायका के पास वो लिपस्टिक है, स्टॉक में है। ये जस्ट इन टाइम नहीं है। जस्ट इन टाइम क्या है? आपने नायका के जगह फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल कवर खरीदा, कस्टमाइज फोन कवर खरीदा अपने फोन के लिए, कस्टमाइज है वो, उसमें आपका फोटो है, तो वो कब बनेगा? जब आप प्रोडक्ट का ऑर्डर दोगे उसके बाद ही बनेगा। वो होता है जस्ट इन टाइम। इसमें कस्टमर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बेटा? कस्टमर ने डिसाइड किया हुआ है। किसने बेटा? कस्टमर ने डिसाइड किया हुआ है। अब इसमें होता क्या है, देखिए यही लिखा हुआ है आपके स्टडी मैट में, सबसे पहले जस्ट इन टाइम के लिए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब, बेटा ये सब जब तो आप 5 पॉइंट पढ़ लोगे ना तब मैं रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि ये 5 पॉइंट में यही पॉइंट्स लिखने हैं, इसलिए ये इतने रेलिवेंट नहीं है अपने लिए अभी पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए जस्ट इन टाइम क्या होता है, देखिए इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टम पुल सिस्टम है, ये पुल सिस्टम है। मैंने बोला ना पुल है, पुश थोड़ी है, कस्टमर खींच रहा। अब आपको हमेशा याद रहेगा सर जस्ट इन टाइम मतलब पुल सिस्टम। चलिए अब ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टम विच हेल्प्स टू प्रोक्योर या प्रोड्यूस, या तो परचेज या तो बनाना, अ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट है, एज एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब जो प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो बनाना, जब जो प्रोडक्ट की जरूरत है तभी वो बनाना। इससे क्या चीज होगी मुझे एक चीज बताओ, जैसे ऑर्डर आता है मैं उसके बाद स्टॉक लेने जाता हूँ, मेरा क्या बच जाएगा? लॉजिकली सोचना, तो मुझे स्टॉक ही नहीं मेंटेन करना है, वेयर हाउस ही नहीं मेंटेन करना है, स्टॉक बच गया, वेयर हाउस का खर्चा बच गया, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, याद है अपन ने पढ़ा था इंटर में, इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट यार वही बच गई। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई। क्या हुआ? इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई। अब ऑफ कोर्स क्योंकि देखिए इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट बच गई, और ये स्ट्रीमलाइन इसेंशियल बिजनेस प्रोसेस है, क्योंकि सब एक लाइन में है ना, मैंने बताया ना हर चीज एक लाइन में, ठीक है, हर चीज एक लाइन में है। अब ध्यान देना, सॉरी, अब ये कैसे होगा, JIT लगाएंगे कैसे, इसके लिए ये डायग्राम, ये आपके इंस्टीट्यूट की है, मैंने सिर्फ कॉपी करी है, ये आपके ICAI के मॉड्यूल की है। अब JIT लगाएंगे कैसे, उस चीज के लिए ध्यान देना। सबसे पहले आपको स्पेयर पार्ट से मटेरियल एग्जैक्टली चाहिए ना, उस पार्ट पे चाहिए ना, देखिए टाइम एंड नीडेड, एग्जैक्ट टाइम पे चाहिए। भाई मेरा ऑर्डर आ गया, मेरे को स्पेयर पार्ट्स एग्जैक्टली चाहिए, क्या चाहिए? एग्जैक्टली टाइम पे चाहिए। हाँ सर, सीधा अगर आप प्रोडक्ट की डिलीवरी सीधा जहां मेरी फैक्ट्री होती है वहां करोगे तो बेस्ट है, और वही करवाते हैं अपन जस्ट इन टाइम में, क्योंकि वेयर हाउस मेंटेन नहीं करते ना बेटा,
तो सप्लायर को बोलते हैं भाई मेरी फैक्ट्री है गुड़गांव में, सीधा जा गुड़गांव में प्रोडक्ट डिलीवर कर, यहाँ मत आ, सीधा गुड़गांव में जा। क्यों? क्योंकि भाई मेरी फैक्ट्री उधर है, टाइम बचेगा। जीआईटी बेसिकली तुम्हारा टाइम बचा रहा है ना, टाइम ऐसे बचेगा। फिर विजिट ऑफ इंजीनियरिंग स्टाफ एट सप्लायर साइट, ये बहुत काम का है। क्या होगा? रादर देन भाई अपने वेयर हाउस में गुड्स आएंगे फिर अपन चेक करेंगे, एक काम करो सीधा सप्लायर के शॉप पे जा, उसके वेयर हाउस पे जा, उसको बोल अच्छा ये क्वालिटी का गुड्स है, मेरे को यही घर भेजना। ये सेम क्वालिटी, जैसे अपन मिठाई खरीदने जाते, फॉर एग्जाम्पल मैं हल्दीराम गया मिठाई खरीदने, मैं भाई मिठाई टेस्ट कर लेता हूँ, हाँ यही क्वालिटी की मेरे को 1 किलो रसमलाई चाहिए या मेरे को 10 किलो रसमलाई चाहिए, ये ही क्वालिटी की, कौन सी? इसीलिए मैं स्टाफ को क्या भेजता हूँ, भाई तुम कस्टमर के सप्लायर के गोडाउन में ही चले जाओ, फालतू यहां मत आओ, सप्लायर के गोडाउन में जाओ, वो क्वालिटी चेक करो, उसको बोलो अगर ये क्वालिटी प्रोडक्ट भेजना, सीधा खत्म। सप्लायर क्या चेक कर लिया। नेक्स्ट, ईडीआई सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जैसे बार बार ऐसा नहीं चाहिए ना यार, अच्छा यार अरे ऑर्डर आया फोन करो, एक सिस्टम बना लो। ईडीआई मतलब एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिकली डेटा इंटरचेंज सिस्टम चाहिए आपको। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, अब जैसे मुझे ये कवर बनाना है, ठीक है, अब मेरे को जैसे ऑर्डर आएगा ना, रादर देन तब मैं रबर बुलाऊं, तब मैं सब आइटम्स बुलाऊं, नहीं 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 बेटा, उससे अच्छा सिस्टम ऐसे रखो ना, जैसे ही मुझे एक ऑर्डर आया, मुझे तो कॉपी आई गई, एक सिस्टम ही ऐसा बना लो कि सप्लायर को भी चले जाए, सर को ये मतलब अपने कस्टमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो उस हिसाब से रॉ मटेरियल भेज देगा। इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिकली सिस्टम बनाओ, बेसिकली आईटी का यूज करो, क्या करो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो। ठीक है, आपको पता है ये जो बड़े बड़े वॉलमार्ट, फिर आपका वॉलमार्ट हो गया, डीमार्ट हो गया, ये जो बड़े बड़े चेन्स ऑफ रिटेल आउटलेट ये है शोरूम्स, ये लोग कैसे डील करते हैं? अगर इनके आटा खत्म हुआ ना, ये लोग ये नहीं बोलते हर चीज के लिए कस्टमर हुआ फोन नहीं करते, आटा खत्म हुआ पता है, एक बटन दबाओ सीधा आशीर्वाद वालों को मेल चला जाता है, भाई मुझे इतने टन इतने क्वांटिटी इतनी बैग आटा चाहिए, सीधा आटा डिलीवर होता है। शक्कर खत्म हुई, सीधा मधुर या जो भी शक्कर की ब्रांड है उनको शक्कर का मेल चला जाता है। ये सिस्टम है, एंड ये सिस्टम बहुत जरूरी है। ठीक है, देन मशीन स्पेसिफिक मशीन, दिस इज सेम एज दैट, तो ये नहीं भी समझे तो ठीक है। शॉर्टन द सेटअप टाइम्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कानबैन एंड ग्रुप मशीन इनटू अ पर्टिकुलर वर्किंग सेल्स। नाउ आपको सेटअप टाइम कम रखना है। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कभी जनरेटर चालू होते हुए देखा यार, उसको 5 मिनट तो वो खींचना ही पड़ता है। ऑटो में देखा होगा, ऑटो वाला वो नीचे का जो उसके हाथ का होता है उसको 2 बार ऊपर करता है, तब जाके ऑटो स्टार्ट होता है। वही जब ऑटो गर्म रहता है तो चलता रहा तो सडनली कोई इतना इशू नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेटअप टाइम। जो आपके प्रोडक्शन शुरू होने के पहले का टाइम, वो बोलते हैं सेटअप टाइम। आपको सेटअप टाइम कम करवाना है ना, बिकॉज कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया ना, अगर आप यहाँ डिले करोगे तो कस्टमर को प्रोडक्ट डिले होगा ना, और कस्टमर इज किंग ना, कस्टमर इज किंग। पूरा अपना SCMP जो है, ट्रेडिशनल में कस्टमर को ध्यान नहीं देते थे, अपन जो SCMP पढ़ रहे, नया सब्जेक्ट नया इसमें पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, कस्टमर ही है मेन, कस्टमर ही मेन है, बाकी सब ठीक है, कितनी भी एडवर्टीजमेंट कर लो, अगर माउथ टू माउथ कस्टमर ने बुरे रिव्यूज दिए ना, आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कस्टमर। तो उसके लिए आपको शॉर्ट मशीन टाइम शॉर्ट करना है। कैसे? दो सिस्टम है, कैनबैन और दूसरा ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। क्या? कैनबैन एंड ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स। कैनबैन कार्ड क्या होता है सर? कैनबैन का बता दो, ये देखो स्टडी मैट में लिखा हुआ है आपके, ठीक है। कैनबैन का मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। कैनबैन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ कर देता हूँ, मैं यूजुअली ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना इधर। चलो, ये अपनी एक मशीन है M1, और ये अपनी दूसरी मशीन है M2, ठीक है, और ये अपनी तीसरी मशीन है M3। हाँ सर, 3 मशीन है, ठीक है। ये मेरा एक कोई प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, अरे क्या हुआ भाई, ठीक है, ये मेरा कोई प्रोडक्ट है P1। हाँ, प्रोडक्ट है सर P1। अब P1 ना मशीन 1 से जाता है, फिर मशीन 2 से जाता है, फिर मशीन 3 से जाता है, ऐसे 3 प्रोडक्ट से जाता है, क्या मल्टीपल मशीन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। P1 जो मेरा प्रोडक्ट है वो मल्टीपल मशीन्स के थ्रू जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मशीन मेरा वर्कर 1 संभाल रहा है, ये मशीन भी अभी के लिए वर्कर 1, और ये मशीन भी वर्कर 1, सुबह की शिफ्ट में। ये तीनों मशीन मॉर्निंग शिफ्ट में एक ही वर्कर संभाल रहा है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट में एक वर्कर संभाल रहा है, और फिर नाइट शिफ्ट में फॉर एग्जाम्पल दूसरा वर्कर आता है, ये दूसरा वर्कर है वो संभाल रहा है, ठीक है। W2 W2 W2, देखो राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करो, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा।
अब ध्यान देना, अब क्या होगा भाई, ये W1 वाले ने मशीन देखी, इसको एक गड़बड़ पता चली, तो इसने ये क्या करेगा, ये मैनेजर को बताएगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसको लग रहा है भाई अभी गड़बड़ है, शाम वाले को भी अगर लगी तो हम कल बता देंगे, क्या करेंगे, तो हम कल बता देंगे, इसको ऐसा लगा। या फिर ठीक है, मशीन 1 में लगा इसको, या फिर ऐसा हुआ कि इसने सोचा, इसने रिजाइन कर दिया, बीच इसमें इसने रिजाइन कर दिया, ये भी हो सकता है, हाँ सर। या फिर इसको शिफ्ट कर दिया, भाई प्रमोशन हो गया, अब तू ये मशीन की जगह और हायर वाली इसमें चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, हाँ सर। कैनबैन कार्ड बेसिकली क्या होता है, हर मशीन के सामने एक ऐसा कार्ड लगा होता है जिसमें आज वो मशीन के क्या वाइटल्स है वो लिखे होते हैं, कि हाँ आज इसका ये ऑयलिंग कर लिया, आज मैंने इसका ये चेक कर लिया, आज मैंने इसका जो पुली सिस्टम है वो चेक कर लिया, आज मैंने ये मशीन चेक कर लिया। उसके नीचे वर्कर 1 अपनी साइन कर देगा, फिर वर्कर 2 चेक करेगा, उसको भी सही लगता है वो भी साइन कर देगा। अगर किसको गड़बड़ लगती है तो वो ये लिख देगा कि भाई आज मुझे इस मशीन में खरखर आवाज है। नेक्स्ट डे वर्कर 1 चेक करेगा, उसको भी पता चलेगा हाँ ये खरखर आवाज है, तो ये लोग मैनेजर को बता देंगे। ये होता है कैनबैन कार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है कैनबैन कार्ड, ठीक है, कैनबैन कार्ड। अब कैनबैन कार्ड आपको मैं और सिंपल एक नॉट रिलेटेड टू एससीएमपी एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस कर लिए, आपने मार्क कर लिया कि यार ये 5 क्वेश्चंस मेरे को नहीं समझ रहे, 5 क्वेश्चंस मेरे को टफ जा रहा है, आपने डाउट पूछा, क्लियर हुआ, मार्क कर लिया। अगली बार आप वो 5 क्वेश्चन देखोगे, आपको पता रहेगा ना कि भाई इसमें मेरी ये गलती हुई थी, आपको पता है गलती क्या है। दिस इज कैनबैन कार्ड इन रियल लाइफ। मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं, जो पेशेंट्स होते हैं उनके सामने एक कार्डबोर्ड में उनके पूरे वाइटल्स होते हैं, डॉक्टर जैसे ही आता है चेक करके जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला भी चेक करके जाता है और इवनिंग वाला भी राउंड पे डॉक्टर चेक करके जाता है। क्यों भाई, कैनबैन कार्ड जैसा ही सिस्टम है, वो सेम वैसा ही सिस्टम है कि भाई जो नेक्स्ट बंदा है उसको पता रहे मशीन में क्या गड़बड़ है, मशीन के क्या वाइटल्स है। ये होता है आपका कैनबैन सिस्टम, ठीक है, ये होता है कैनबैन सिस्टम। नेक्स्ट आपका ग्रुप मशीन्स इनटू वर्किंग सेल्स, वो इधर यूज कर लिया अपन ने, मतलब ये पूरी M1 से M3 तक एक ही बंदा चेक करेगा। सर इसके क्या फायदे हो गए, इसका फायदा बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आज से लेकर May 22 तक आपको डेली एक ही सब्जेक्ट करना है, बेटा बोर हो जाओगे, बोर हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे। या मैं आपको अगर ये भी बोलूं ना कि 15 दिन तुमको सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ना है, 15 दिन सिर्फ DT पढ़ना है, तो भी बोर हो जाओगे। क्यों सर, बिकॉज मोनोटोनस लाइफ किसी को नहीं पसंद, लोग मोनोटोनस लाइफ नहीं पसंद आती, इसीलिए सैटरडे संडे अपन ऑफ भी लेते हैं, क्योंकि आपको नई चीजें करनी है। अब इसे अगर 3 मशीन का काम दे देते अपन, तो इसके पास नई नई मशीन है, तीनों मशीन अलग है, तो इसकी मोनोटोनस जो सिटी होती है वो कम हो जाती है, ताकि ये नए नए काम कर सके, थोड़ा एंजॉय कर सके, वही लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और इसके अलावा अगर एक ही बंदा तीनों मशीन्स देख रहा है, तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, कोई ग्रुप मशीन, मतलब ऐसा रूल रहेगा कि ये तीनों मशीन पे प्रोडक्ट खत्म करके जाओगे आप W1 पे, तो कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बचने ही नहीं वाला है, उसको पता है भाई तीनों मशीन करके ही घर जाना है, तो इसीलिए वर्किंग सेल्स में काम कर। और पता भी है अगर कोई बीच में फिनिश WIP रहा भी फॉर एग्जाम्पल, तो भी वो उसको पता है ना, ऐसा तो है नहीं कि अगला बंदा आके यार ये तो WIP कहाँ से आ गया। तीनों मशीन एक ही बंदा हैंडल करेगा, या मशीन्स को एक वर्किंग सेल में दे दो कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 12 वाले लोग ये 4 मशीन करेंगे, ऐसे वर्किंग। इससे क्या एडवांटेज होगा कि भाई वो बंदा है, उसको पता चला कि ये मशीन मेरे को देखनी है, पहले आके सेटअप टाइम करवा देगा, ठीक है, हर दिन का फिक्स है किसको क्या करना है, तो फालतू का टाइम नहीं वेस्ट होगा, अरे आज मैं कौन सी मशीन करूँ, पहले से डिसाइडेड है। इसको बोलते हैं ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स, ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग सेल्स, ठीक है। और कैनबैन कार्ड, ये 2 तरीके हो गए जिससे आपको सेटअप टाइम कम करना है। क्या करना है, सेटअप टाइम कम करना है। नेक्स्ट, एलिमिनेट द नीड फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन रन, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स मशीन टू मशीन। सिंपल है, ये शॉर्ट टाइम और ये दोनों सेम ही है, ये जो मैंने ग्रुप मशीन इनटू वर्किंग टाइम बोला वो सेम ही है। नेक्स्ट, सिंपल है ना, वर्कर्स को ट्रेन तो करना पड़ेगा मशीन यूज करने के लिए, कोई बोलने की बात है क्या ये। तो सर ये सेटअप टाइम से आप लिंक लगा सकते हो, सेटअप टाइम से ही लिंक लगा सकते हो, हाँ सर। अब वर्कर्स तो ट्रेन हो गए, अब प्रोडक्ट भी बन गया, लेकिन अब बेटा अकाउंटिंग अपन कब आएंगे पिक्चर में, यहाँ आएंगे। अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ये नया टाइप ऑफ सिस्टम है। ऐसा आज तक कभी देखा क्या कि जब ऑर्डर आता उसके बाद कोई इन्वेंट्री नहीं है, कभी भी अपनी बैलेंस शीट उठाओ भाई इन्वेंट्री 0 है, तो अकाउंटिंग ही बदल जाएगी, अकाउंटिंग ही बदल जाएगी। तो यहाँ अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम यूज होता है। यहाँ एक सिस्टम यूज होता है बैक फ्लशिंग, क्या यूज होता है बेटा, सर बैक फ्लशिंग। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, बैक फ्लशिंग का मतलब क्या है यार, उल्टा जा, मतलब सिंपल, मैं तुम्हें एक चीज इसका एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जानबूझ के इस चीज पे ध्यान देना, यहाँ अकाउंटिंग क्यों अलग हो जाती है मैं ये बता रहा हूँ।
मुझे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या प्रोडक्ट बनाता हूँ, कोई भी एक केमिकल बनाता हूँ, जैसे ये केमिकल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट पे। 1 2 3 4, ये रेड कलर का एक केमिकल इसमें जाता है, और बेटा ये ग्रीन कलर का भी एक केमिकल जाता है, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी में। रेड कलर ग्रीन कलर का अगर 1 लीटर जा रहा है, रेड कलर का 0.5 लीटर जा रहा है, तो जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है अपना, वो बन रहा है अराउंड 1 लीटर का। बाकी का मिक्स हो जाता, कुछ इवेपोरेट होता, जो भी है, ठीक है। हाँ सर। अब मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं क्या करूंगा, मेरे पास फाइनल में एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर एग्जांपल 10 लीटर ब्लू प्रोडक्ट है। कितना है बेटा? 10 लीटर ब्लू प्रोडक्ट है। तो मैं उससे क्या एस्टिमेट करूंगा? अच्छा, 1 लीटर के लिए 0.5 लगता है, तो 10 के लिए कितना लगेगा सर? 5 लीटर तो रेड वाला लग जाएगा। और सर ग्रीन वाला बेटा 10 लीटर लगेगा। फिर मैं जाके चेक करूंगा मेरे वेयर हाउस सप्लायर से, या सप्लायर से चेक करूंगा कि भाई इतना ही प्रोडक्ट आया ना, 5 लीटर और 10 लीटर। समझा? मैं उल्टा करता हूं इसमें। पहले मैं फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल तरफ जा रहा हूं। कभी ऐसा देखा है? इसको बोलते हैं बैक फ्लशिंग। क्या बोलते हैं? बैक फ्लशिंग। मैं उल्टा जा रहा हूं, उल्टा उल्टा जा रहा हूं, रादर देन भाई रॉ मटेरियल इतना है उससे फिनिश गुड्स कितना है उससे रॉ मटेरियल। तो इसको बोलते हैं बैक फ्लशिंग। ये बहुत बड़ा इशू है इसमें, कि आपको इसमें बैक फ्लशिंग यूज करनी पड़ती है जीआईटी में। तो आपको एम्प्लॉय को प्रॉपरली ट्रेन करना है, ठीक है, कि भाई बैक फ्लशिंग ऐसे यूज होती है। दूसरा, अब मैं फिर उसके बाद पेमेंट करने वाला, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट करूंगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद सप्लायर को पेमेंट करूंगा। और सप्लायर को ऐसा नहीं है भाई कि तूने आज 1 लीटर, अब ये समझ लो उसने क्या किया, उसने ये 5 लीटर, ये 10 लीटर के लिए हर 3 दिन में 1 लीटर भेजा है, ठीक है, हर 3 दिन में 1 लीटर भेजा। तो मैं उसका ऐसे नहीं पे करूंगा जैसे तूने लीटर किया वैसे पे। तेरा मैं मंथली हिसाब कर लूंगा, या तेरा मैं 15 दिन में हिसाब कर लूंगा, एक पर्टिकुलर दिन में जितना है उतना पूरा हिसाब कर लूंगा। अपन सप्लायर को पेमेंट भी इसमें यूजुअली मंथली बेसिस या एक पर्टिकुलर टेन्योर के बेसिस पे करते हैं। ये लिखा हुआ है देखिए, अकाउंटिंग सिस्टम में बैक फ्लशिंग जीआईटी का आपका आगे दिया हुआ है। बैक फ्लशिंग इन जीआईटी सिस्टम मैंने पहले ही समझा दिया, बिकॉज ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ठीक है। अब आईसीआई ठीक है यार, उनको क्या, उनको तो बुक छापनी है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो इसलिए मैंने बैक फ्लशिंग इधर ही लिख दिया, ठीक है। बैक फ्लशिंग के साथ देखो, और बैक फ्लशिंग की अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगी। हाँ सर, बैक फ्लशिंग की कुछ तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। ये मैंने इधर अच्छे से और लिखा हुआ है ताकि आप लोग चेक कर पाओ। बैक फ्लशिंग की प्रॉब्लम समझा देता हूँ। अभी बैक फ्लशिंग पूरा बता दिया, हाँ सर। अब बैक फ्लशिंग में प्रॉब्लम क्या होती है सर? बैक फ्लशिंग में सर मुझे इन्वेंट्रीज मंथ एंड में पता चलेगी। वेरी गुड। कब पता चलेगी इन्वेंट्रीज? सर मंथ एंड में। क्या पता चलने वाली है? इन्वेंट्रीज मंथ एंड में। देखो ये लिखा हुआ है, इन्वेंट्री की एक्यूरेसी मंथ एंड में पता चलेगी, उसके पहले पता नहीं चलेगी। दूसरा, इन्वेंट्री के मेरे को प्रोडक्शन रिपोर्टिंग एक्यूरेट चाहिए। अगर मेरी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग में गड़बड़ होगी तो भाई बैक फ्लशिंग लग गई। बैक फ्लशिंग के लिए प्रोडक्शन रिपोर्टिंग चाहिए। दूसरी मिस्टेक, जो दूसरे इसके इश्यूज है, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, बैक फ्लशिंग रिपोर्टिंग, सॉरी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग। थर्ड, स्क्रैप। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा हुआ कि भाई ये हो गया, अब मुझे पता चला कि भाई नहीं, वर्कर वो मैन्युफैक्चर बोल रहा है भाई तूने तो 6 लीटर और 12 लीटर प्रोडक्ट बनाया था, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा भाई ये जो 1 लीटर ज्यादा लग गया और यहाँ जो 2 लीटर ज्यादा लगा ये कहाँ गया, स्क्रैप कहाँ है। मुझे स्क्रैप के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भाई मैं फिनिश गुड से रॉ मटेरियल पे जा रहा हूँ। स्क्रैप कहाँ गया बीच का? स्क्रैप का थोड़ा बहुत इशू आएगा बैक फ्लशिंग में, वो एक स्क्रैप रिपोर्टिंग, ठीक है। स्क्रैप और लॉट ट्रेसिंग एक आईसीआई ने दिया हुआ है, तो वो तो आपको ऐसे ही समझ गया ना, जब इन्वेंट्री प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है तो लॉट में ऐसे ही प्रॉब्लम होने वाला है। बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि भाई मैंने इस महीने, जैसे मेरा लॉट है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे रॉ मटेरियल इस महीने के रॉ मटेरियल लॉट में लग गए। ऐसा भी हो सकता है ना कुछ अगले महीने के लॉट में लग गए हो, या कुछ लॉट 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 डिफर हो। मेरे इसमें 50 का एक लॉट बनाता हूँ, अब इस महीने 51 गुड्स बन गए तो एक अगले लॉट में जाएगा। तो ये कितना हेक्टिक होने वाला है रॉ मटेरियल से इनको सेग्रीगेट करना। ये थोड़ा इशू है बैक फ्लशिंग के साथ। कौन से 4 इश्यूज है सर? सबसे पहले तो इन्वेंट्री का पता नहीं चल रहा। दूसरा, पता भी चलेगा तो उसके लिए मेरे को प्रोडक्शन की रिपोर्टिंग एक्यूरेट चाहिए। अरे सर पता चला कि भाई कुछ तो स्क्रैप बन गया, कभी पता ही नहीं चलेगा वो डेटा, स्क्रैप। और लास्ट में लॉट ट्रेस, ये हो गया इन्वेंट्रीज के कुछ प्रॉब्लम। ये देखिए, यही उसमें बोला भाई, नो डेटा एंट्री अंटिल प्रोडक्ट इज फिनिश्ड, फाइनल प्रोडक्ट इज एंटर इनटू सिस्टम। मैंने बोला 10 लीटर बना, देन मल्टीप्लाइड बाय ऑल कंपोनेंट लिस्टेड इन बिल्स ऑफ मटेरियल। अब अपन ने बोला है ना 10 लीटर बनाने के लिए इसका 0.5, इसका 1 लगता, बस वो मल्टीप्लाई किया है, सेम चीज एक्सप्लेन कर दी। तो ये हो गया आपका बैक फ्लशिंग। तो अपने स्टडी मैट का बैक फ्लशिंग भी कवर हो गया, ठीक है। अब जीआईटी पे आते हैं, ठीक है। जीआईटी के कुछ फीचर्स या एडवांटेजेस बताओ।
तेरे को बताओ, जब मैं सप्लायर क्या जाके चेक कर रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ ये टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो मेरे रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी ना? अरे हाँ सर, रॉ मटेरियल की क्वालिटी इंप्रूव होगी एट अ टाइमली मैनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट बेटा लॉजिकली कम होना है ना? क्यों कम होना है सर? क्योंकि सर वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखे ही नहीं रहे, सीधा मैन्युफैक्चरिंग के लिए बुला रहे। अब शॉर्ट एंड सेटअप टाइम कर लिया आपने, आप सीधा प्रोडक्ट बुला रहे हो, लेबर का आइडियल टाइम कम होगा ना? लेबर को अपन तभी बुलाएंगे ना भाई प्रोडक्ट आ गया काम कर, फालतू में बैठे मत रहे, लेबर का टाइम कम होगा। डिफेक्ट्स, आपको जैसे डिफेक्ट्स पता चले कैनबैन में या फिर ग्रुपिंग मशीन जो सेंस आप उसको रिमूव करने का ट्राई करोगे। कस्टमर डिमांड्स आर रिस्पॉन्डेड फास्टर, क्योंकि जैसे ही कस्टमर की डिमांड आती है काम करना शुरू करते हैं, मैंने बोला है कस्टमर की डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सर जीआईटी के पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स माने जीआईटी लगाने के पहले कुछ नेसेसरी कंडीशंस, ये कुछ अनिवार्य कंडीशंस है जो आपको यूज करनी है अगर आपको जीआईटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना है तो। ओके नाउ, सबसे पहले बेटा वेंडर रिलायबिलिटी। यार आप जिस वेंडर से ले रहे हो उस पर भरोसा तो चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि भाई उसके भरोसे ही अगर उसी ने टाइम पास में गुड्स नहीं भेजे तो अपना तो गुड्स ही तब होता है जब अपना तो प्रोडक्ट ही तब बनता है जब कस्टमर डिमांड करता है। अगर वेंडर ने टाइम पास कर लिया तो अपने तो लग गए, तो वेंडर रिलायबिलिटी। देन गुड कम्युनिकेशन, लॉजिकल यार, आपको वेंडर से कंटिन्यूअस डिस्कशन करना है, एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तभी आप अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे। डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल, पहले तीनों वेंडर से लिंक है क्या? भाई वेंडर रिलायबल होना चाहिए, उससे कंटिन्यूअस और गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए और उसने डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल भेजना चाहिए। तीसरा, डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि भाई अपना ना बहुत ही भयंकर ही चाहिए, अपना प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई सिर्फ दिवाली के टाइम ही लोग खरीदते, बाकी साल भर कोई खरीदता ही नहीं है, सिर्फ फेस्टिवल के टाइम ही खरीदते, तो डिमांड स्टेबिलिटी नहीं है, डिमांड स्टेबल चाहिए। तभी अपन वेंडर से डील कर सकते हैं कि यार मेरे को हर महीने इतने प्रोडक्ट तो चाहिए, तो रॉ मटेरियल तो चाहिए, दैट इज डिमांड स्टेबिलिटी, तो डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। दूसरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपन पढ़ क्या है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अपन जब टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे ध्यान देंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ध्यान देंगे अपन, तब अच्छे से पढ़ने वाले। लो वेराइटी ऑफ गुड्स, यार अब मुझे बताओ, अगर मैं 1000 टाइप ऑफ गुड्स बना रहा हूँ, भाई मैं सबके लिए रॉ मटेरियल कितने सप्लायर से लूंगा? हाँ 4-5 गुड्स बना रहा हूँ, बात अलग है कि भाई मेरे को ऑर्डर आया मैं उस हिसाब से कर लेता हूँ। 1000 गुड्स में पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करोगे तुम? इतने सारे गुड्स की वैरायटी है भाई, एक एक प्रोडक्ट ए आता है, एक बी आता है, एक सी आता है, एक डी आता है, ऐसे 1000 गुड्स है, मर जाऊंगा मैं काम करते हुए। तो लो वेराइटी। तो क्या क्या, पहले 3 वेंडर से, सर वेंडर रिलायबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन और उसने डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल भेजना चाहिए, 3 हो गए वेंडर से रिलेटेड, हटाओ वेंडर को। देन नेक्स्ट, वेंडर रिलेटेड गुड कम्युनिकेशन डिफेक्ट फ्री रॉ मटेरियल। देन डिमांड की स्टेबिलिटी चाहिए, यस सर डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए। नेक्स्ट आपको टीक्यूएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पढ़ेंगे अपन, टीक्यूएम तो पढ़ के है, डिमांड स्टेबिलिटी चाहिए और लो वेराइटी ऑफ गुड्स चाहिए। अगर आप प्री रिक्विजिट में 1 2 3 4 5 भी लिख दो, 4-5 भी लिख दो तो भी इनफ है, पूरे 7 से स्टडी मैट में इसलिए मैंने लिख दिया, देख लो आप स्टडी मैट से कैलकुलेट कर लो। ये देखो, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, लेबर आइडियल टाइम, जीआईटी एडवांटेजेस हो गए, प्री रिक्विजिट्स हो गए, एंड इम्पैक्ट ऑफ जीआईटी। अब मुझे बताओ, अगर मैं जीआईटी कर रहा हूँ, बेसिकली इम्पैक्ट मतलब ही जो अपन ने एडवांटेजेस पढ़े, लॉजिकली इस चीज को बिना इसके सोचो, यार प्रोडक्ट में ओवरहेड का खर्चा ही नहीं है, वेस्ट का खर्चा ही नहीं, अपन हमेशा करते हैं। जो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसका कॉस्ट कौन बेयर करता है? एबनॉर्मल कॉस्ट अलग से शो होते हैं, जो नॉर्मल कॉस्ट है उसका गुड यूनिट्स बेयर करते हैं, तो वेस्ट का खर्चा गुड यूनिट्स बेयर करते हैं। जब अपने पास वेस्ट ही नहीं है तो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम ही होगा ना। वेस्ट का खर्चा कम, सॉरी, वेस्ट का खर्चा आपने कम कर दिया तो नेचुरली प्रोडक्ट का खर्चा कम होगा, क्योंकि ओवरहेड खर्चे कम है, फालतू के खर्चे नहीं ओवरहेड वाले। वर्कर ऐसे ही आइडियल टाइम बैठे हुए हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, प्रोडक्ट बैठे बैठे खराब हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा ऐसा। तो जब आप ओवरहेड और वेस्ट को कम कर दोगे तो नेचुरली प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा ना बेटा, सिंपल, कोई इम्पैक्ट पढ़ने की भी बात थी क्या? ये देखिए, वेस्ट कॉस्ट, ओवरहेड और प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है? ये तीनों प्रोडक्ट प्राइसेस, ये वही लिखा हुआ है, बस इन्होंने बड़ी बड़ी जो अपन ने एक्सप्लेन किया वही लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसीलिए, ठीक है? अब ये हो गया बैक फ्लैशिंग। अब सर, अब देखो यहाँ आपका जीआईटी कवर हो जाता है जो स्टडी मैट में था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन आरटीपी में पूछा था जिसमें उन्होंने टैक्ट टाइम नाम का कॉन्सेप्ट बोला। हाँ कुछ लोग इसको तख्त टाइम बोलते हैं, दैट्स योर चॉइस, टैक्ट या तख्त एज द केस में भी, ठीक है? मैं टैक्ट बोलता हूँ। तो टैक्ट टाइम कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट ने डाला। टैक्ट टाइम क्या होता है सर? सर टैक्ट टाइम क्या होता है? टैक्ट टाइम में आप क्या करते हो? टैक्ट टाइम का मतलब क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम तेरे पास अवेलेबल है टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड,
टू सेटिस्फाई कस्टमर डिमांड, मैक्सिमम टाइम जो अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदते हैं, हाँ सर, उसमें लिखा होता है डिलीवरी बाय 21 फरवरी या 22 एज द केस में भी, वो मेरा मैक्सिमम टाइम है मेरे को कस्टमर की डिमांड सेटिस्फाई करनी है। इनफैक्ट उससे 2 दिन कम ही, क्योंकि 2 दिन तो ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। तो दैट टाइम मतलब भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल मैं ना गिफ्ट वो बनाता हूँ, वैलेंटाइंस डे के दिन लेटर्स बनाता हूँ, हैंड रिटन लेटर्स बनाता हूँ। अब मुझे बताओ ये लेटर के लिए बेस्ट कब तक कस्टमर की डिमांड फुलफिल करनी, तो 14 फरवरी तक नहीं बेटा, 12 फरवरी तक, क्योंकि 12 फरवरी को जिसके पास पहुंचेगा वो 14 को देगा, 14 को पहुंचेगा तो मुश्किल है देना, कोई और दे देगा, बंदी किसी और की बन जाएगी। 14 फरवरी तक के पहले 12 फरवरी तक मेरे को करना है। मेरा टैग टाइम क्या होगा बेटा, 12 फरवरी। दिस इज द मैक्सिमम टाइम आई हैव टू फुलफिल द कस्टमर डिमांड्स। नाउ ये क्या होगा, ये आपको डिसाइड करने में मदद करेगा स्पीड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कि भाई कितने फास्ट मैन्युफैक्चर करोगे। अब टैग टाइम का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला समझो। एवरेज प्रोडक्शन टाइम, आपको एक गुड़ बनाने को कितना टाइम लग रहा अपॉन टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड। बेटा लॉजिकल है ना ये, लॉजिकल है ना, ठीक है। अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम अपॉन टोटल क्वांटिटी रिक्वायर्ड, अवेलेबल प्रोडक्शन टाइम मेरे पास यार एक चीज समझना, मेरे पास 100 घंटे है, 100 घंटे है टोटल प्रोडक्शन टाइम के, मुझे 500 गुड्स बनाने 100 घंटे या 50 गुड्स बनाने 100 घंटे में। भाई मैं 1 घंटे में दो सॉरी 2 घंटे में सॉरी 1 घंटे में दो सॉरी दो, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, माय बैड सॉरी। मेरे पास 100 टाइम है और उसको मैं 50 तो 2, तो मेरा टैग टाइम 2 हो गया। मतलब ही क्या हुआ, मतलब ही क्या हुआ, मैं 100 घंटे में मेरे को 50 गुड्स बनाने, तो मैं 2 घंटे में एक गुड्स बनाऊंगा, इतना मेरे पास टाइम है कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर। 2 घंटे में एक गुड्स, 2 घंटे में एक गुड्स, 2 घंटे में एक गुड़ बनाऊंगा। दिस इज सिंपल, ठीक है। तो टैग टाइम का मतलब क्या होता है सर, टैग टाइम का मतलब होता है कितना टाइम है मेरे पास कस्टमर की डिमांड फुलफिल करने के लिए। यस सर, ये क्यों जरूरी है सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगा। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, कितना टाइम अवेलेबल है अपन कितने क्वांटिटी चाहिए, कितना टाइम अवेलेबल है अपन कितने क्वांटिटी चाहिए। सिंपल, इसको बोलते हैं टैग टाइम या तक टाइम एज द केस में भी। एक और चीज लिखी हुई है, टैग टाइम का मतलब क्या होता है, एवरेज स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट एंड स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट यूनिट। एक यूनिट बनाने को कितना टाइम, एक यूनिट बनाने को कितना टाइम, वही निकाल रहे हैं अपन, वही इन्होंने बोला हुआ है। ऐसे की जगह ऐसे खाया हुआ है, बस ऐसे की जगह ऐसे खाया हुआ है, सिंपल। नाउ प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, ये भी एक काम का कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूट ने पूछा था इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ, ऑल्दो स्टडी मैट में नहीं था, इसीलिए वो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस कब करना, जब स्टडी मैट पूरा कवर हो जाए, ठीक है। अब पीसीई प्रोसेस साइकिल क्या होता है, पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी अपन आगे पढ़ेंगे वैसे। वैल्यू एडेड टाइम अपन साइकिल टाइम, वैल्यू एडेड टाइम किसमें पढ़ा है सर, वैल्यू चेन एनालिसिस पोर्टर, वेरी गुड। उसमें अपन चेन वो आइडेंटिफाई करना कौन सी वैल्यू एडेड सर्विसेज है कौन सी नॉन वैल्यू एडेड सर्विसेज है। यस सर, अब उसमें से वैल्यू एडेड सर्विसेज को डिवाइड करने का साइकिल टाइम से, साइकिल मतलब एक प्रोडक्ट बनाने का टाइम, वो कैसा आएगा सख्त टाइम। अब लॉजिकल है ना, एक प्रोडक्ट बनाने का टाइम इधर से आएगा और वैल्यू एडेड टाइम से डिवाइड कर देने का, तो आपका बनेगा पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। क्या बनेगा, पीसीई प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी। ये कुछ एग्जांपल है, प्रोसेसिंग टाइम जो होता है ना, जब प्रोसेस करते हो उसको हमेशा वैल्यू एडेड टाइम में डालने का, हमेशा इस चीज को याद ही कर लो, प्लीज इस चीज को मगअप ही कर लो। इंस्पेक्शन और स्टोरेज का टाइम नॉन वैल्यू एडेड है। भाई मुझे पता है इंस्पेक्शन स्टोरेज के तेरे प्रोडक्ट के गुड्स में वैल्यू डाल रहा क्या, स्टोरेज कभी प्रोडक्शन के गुड्स में वैल्यू डालता क्या, नहीं। प्रोसेस तो डालता ही है भाई, प्रोडक्ट ही बन रहा है, वो अगर ढंग से होगा तो ही तो प्रोडक्ट में वैल्यू आएगी, तो प्रोसेस टाइम वैल्यू एडेड टाइम है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ आपका जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है सर, जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट पूरा कवर होता है, सुन लो। इंस्टीट्यूट तो यहाँ इसके बाद दिया ही नहीं है, लेकिन वो दो भी चीजें अपन ने पढ़ी। अब आप इलस्ट्रेशन 1 आराम से सॉल्व कर सकते हो, जब आपका इलस्ट्रेशन 1 है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली, ठीक है। यू कैन सॉल्व योर इलस्ट्रेशन 1 वेरी इजीली। इनफैक्ट इलस्ट्रेशन 1 के अलावा आप इलस्ट्रेशन 1 तो सॉल्व कर ही लोगे, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो डू, यू कैन स्टार्ट दिस टेस्ट योर नॉलेज। जेआईटी का क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, डोंट गो फॉर 4, टीपीएम अपन पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो जेआईटी चैप्टर नंबर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 आप कर सकते हो, और इसी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जेआईटी में इंस्टीट्यूट ने टैग टाइम पूछा हुआ है एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ठीक है। टैग टाइम एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स और एडवाइस वेदर कंपनी शुड शिफ्ट, उसके लिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों बताने के, वेदर टू शिफ्ट। एससीएमपी की एक ब्रह्मास्त्र देता हूँ, गुरु मंत्र दे देता हूँ। एससीएमपी में कभी भी ब्लंटली सिर्फ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए मत बता, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे देना और लास्ट में लाइन लिखना,
द कंपनी शुड टेक इट्स कॉल बेस्ड ऑन द अबाउ फैक्टर। तुम लोग प्लीज कंपनी का मालिक मत बनना, सिंपल डिप्लोमेटिक आंसर देना। भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, बाकी कंपनी तू देख ले। मेरा काम तो मैंने तेरे को सब बता दिया, बाकी तू देख ले। जैसे अपन दोस्तों को एडवाइस देते ना, यार देख मेरे हिसाब से ऐसा होगा, बाकी तू देख ले। सेम वही करना है, सेम वही करना है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये अपना लीन सिस्टम का पहला पार्ट जो कि जस्ट इन टाइम पूरा कवर होता है। ओके, थैंक यू। चलिए आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, आज हम एक नया कंसेप्ट वीडियो देखते हैं जो कि है काइजन कॉस्टिंग। क्या है काइजन कॉस्टिंग? नाउ काइजन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है पता है? ये महाराष्ट्र वाले अच्छे से समझेंगे मैं क्या बता रहा हूँ। काइजन कॉस्टिंग में मराठी में बोलते काहीतरी तर करा, मतलब डू एटलीस्ट समथिंग। काइजन कॉस्टिंग इज अ बेसिक प्रिंसिपल विच स्टेट्स टू डू एटलीस्ट समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना है। समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, ये एक प्रिंसिपल पे पूरा काइजन कॉस्टिंग बेस्ड है। ये एक फिलॉसफी है जो क्या इंप्लाई करती है बेटा, कि स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस आप करते रहो, स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस रेगुलर करते रहो, रूटीनली करो और ओवर अ लॉन्ग पीरियड करो। छोटी छोटी चीज अगर आप लॉन्ग पीरियड तक करते रहोगे ना, तो वो रिजल्ट करेगी बेटा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट में, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दिस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी है ये एम क्या करती है भाई, इन्वॉल्व करना किन लोगों को, वर्कर्स को फ्रॉम मल्टीपल फंक्शंस। देखो एक बिजनेस में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अकाउंटिंग, फिर आपका लीगल फंक्शन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, परचेजिंग, सेल्स रिटर्न, इतने टाइप फंक्शंस होते हैं। हर फंक्शन से मल्टीपल बिजनेस से जो वर्कर्स है उन सबको इंटीग्रेट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर, ताकि वो लोग एक साथ काम करें। कब? जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो या कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस इंप्रूव करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो थोड़ा सा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप समझो। अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। अब ये जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, ठीक है, इसमें आप ध्यान दो, ऑल्दो रशियन आर्मी इज वे स्ट्रॉन्गर देन द यूक्रेनियन आर्मी, वी ऑल नो दैट फैक्ट। बट जब प्रॉब्लम आई तो यूक्रेन का हर सिटीजन खड़ा हो गया, उनका प्रेसिडेंट कीव छोड़ नहीं रहा, ही स्टैंडिंग देयर टू फाइट फॉर हिज नेशन। हर लेवल के बंदे साथ में आए, क्यों? क्योंकि भाई एक कॉमन प्रॉब्लम समझिए उनको। कैसे हुआ ये? अगर आप रशिया की थोड़ी सी हिस्ट्री, रशिया और यूक्रेन की जानोगे तो 2014 में सेम रशियन आर्मी ने इन्हें हराया था। क्रीमिया नाम से एक आइलैंड था जो रशिया ने टेक ओवर किया था। वहां से लेकर अभी तक छोटे छोटे इंक्रीमेंट करे उन्होंने, आर्मी में थोड़ा बदलाव किया, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म लाया, एक नई सरकार आई, हर चीज छोटी छोटी चीजें बदली है यूक्रेन ने। इवेंचुअली आज देखो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है यूक्रेन, या पावर वाइज देखे तो सेकंड लार्जेस्ट। यूएस, चाइना, यूक्रेन, इंडिया, चार वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी। उसमें से एक आर्मी को यूक्रेन फाइट कर रहा है, और सिर्फ फाइट नहीं कर रहा, बहुत अच्छा फाइट कर रहा है। ठीक है, अब ये होता है कैसे, क्या उन्होंने रेगुलर छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करे, स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। मैं पर्सनली आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब एग्जाम में लिखता था ना काइजन कॉस्टिंग का, मेरा फिक्स था, मैं ये एग्जांपल कोट करता था। नाउ व्हाट इज दिस एग्जांपल? 1 रेज टू द पावर 365 इज 1। आपको पता है ये, कम ऑन, 1 रेज टू द पावर 365 इज 1। लेकिन अगर 1.01 रेज टू द पावर 365 कर दो तो 37.784 होता। एक चीज समझो, एक चीज, 1 अगर आपने कुछ भी नहीं किया, 1 मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, 365 दिन आपने कुछ भी नहीं किया तो आप वही लेवल पे रहोगे। वही आप 0.1 मतलब कुछ तो एफर्ट्स डाल रहे हो, थोड़े से भी एफर्ट्स डाल रहे हो, तो बेटा आप 37.784, समझ रहे, ग्रोथ होगी। यही है काइजन कॉस्टिंग। छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहो यार बिजनेस में, रेगुलर बेसिस पे छोटे छोटे एफर्ट्स, ऐसा नहीं बहुत बड़े एफर्ट्स चाहिए, छोटे छोटे एफर्ट्स रेगुलरली करते रहो, आप एक बड़े स्केल पे पहुंच जाओगे। आप अपने पढ़ाई का ही एग्जाम्पल लो ना यार। और जैसे मैं ग्रुप 1 में बात करता हूँ ऑडिट, या ग्रुप 2 में आप ले लो फॉर एग्जाम्पल डीटी जैसा कोई सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट है ग्रुप 1 में ऑडिट। अब ऑडिट अगर आप डेली थोड़ा भी करोगे तो भी आपका ऑडिट पूरा कवर हो जाएगा, जितने दिन में आपको कवर करना है, रादर देन एक साथ बैठ के पूरा करने से अच्छा। सेम गोज फॉर डीटी, आप डीटी थोड़ा थोड़ा करिए, एक चैप्टर एट अ टाइम करिए अगर आपको डीटी टफ जाता है तो, या कॉस्टिंग है, जो भी आपको, जो भी सब्जेक्ट अपने आप में टफ जाता है, आप धीरे धीरे कवर करिए उसको, बट हर दिन कुछ ना कुछ करिए तो आपका कवर हो जाएगा। मैंने खुद ने ऑडिट ऐसा ही किया था। ठीक है, मेरा मैं बोथ ग्रुप दिए थे, ग्रुप 2 क्लियर हो गया था, लॉ एग्जाम हो गया था, देन इवेंचुअली इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने ऑडिट ऐसे ही पढ़ा था, डेली थोड़ा 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 थोड़ा।
तो काइजन कॉस्टिंग का ये मतलब है नहीं कि सिर्फ भाई बिजनेस में ही काम आएगा, आप अपने रियल लाइफ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, काइजन कॉस्टिंग से नेक्स्ट ये होगा काइजन कॉस्टिंग। ठीक है, अब काइजन कॉस्टिंग के कुछ प्रिंसिपल्स पे ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग ध्यान देना। सबसे पहला प्रिंसिपल बेटा डीम्ड है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए। हाँ सर, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट चाहिए। आपको कलेक्टिव डिसीजन चाहिए सबका। याद करो ना यूक्रेन वाला एग्जांपल, यूक्रेन रशिया। रशिया भले ही बहुत स्ट्रांग आर्मी है, लेकिन यूक्रेन में सब साथ में आ गए तो रशिया को रोक रहे हैं वो लोग। कलेक्टिव सबका वो चाहिए। स्टैंडर्ड्स और कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट करना होता है। जैसे रशिया वाले एग्जांपल देता हूँ, रशिया यूक्रेन वाला। यूक्रेन ने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई आप कहीं भी हो, हमारे कैपिटल में नहीं एंटर कर सकते। सिविलियंस आज वो मोलोटोव वो फायर बॉम्ब बना के बैठे हैं, रशियन आर्मी एंटर करी थी, उनपे फायर बॉम्ब करे, वो लोग को रिट्रीट करना पड़ा। आप सोचो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट आर्मी रिट्रीट कर रही है। आप समझ रहे हो ना किस लेवल के वो लोग, कितना स्टैंडर्ड सेट किया उन्होंने। वेस्ट एलिमिनेट करो, ये ठीक है, ये उससे लिंक नहीं है, लेकिन आप समझो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में आप जब इंप्रूव करोगे, डिसीजन सबको लोगे, एक सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस आएगा, स्टैंडर्ड सेट करोगे। आपका मेन एम तो यही है ना भाई, वेस्ट कम करो। अपन क्यों पढ़ रहे हैं काइजन? टिम वुड के जो टिम वुड के वेस्ट थे उसमें से एक वेस्ट है ना टिम वुड, वो वेस्ट हटाना है ना एट द एंड, तो एलिमिनेट वेस्ट ही करना है, तो एलिमिनेट वेस्ट हो गया। अब जब ये करोगे तो आप ग्रेजुअली सिस्टम तो इंप्रूव करना ही है। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आपका ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा कैसे? जब तुम सिस्टम इंप्रूव करते रहोगे। सिस्टम इंप्रूवमेंट, सिस्टम इंप्रूव करोगे तो बेटा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। और ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, कलेक्टिव डिसीजन। तो एक बार प्रिंसिपल लॉजिकली समझो। सबसे पहला क्या प्रिंसिपल है बेटा, इसमें स्टेप वाइज या ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, स्टेप वाइज या ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। यस सर, उनके लिए मेरे को हर आदमी का कलेक्टिव डेटा चाहिए, कलेक्टिव नॉलेज चाहिए, कलेक्टिव उनकी सब स्किल्स चाहिए हर एम्प्लॉइज की। ठीक है, यस। इसके बाद मैं एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा कि ये स्टैंडर्ड चाहिए मेरे को, ये स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना है। देन ये सब करूंगा तो मेरा भाई इवेंचुअली वेस्ट एलिमिनेट होगा। क्या एलिमिनेट होगा? वेस्ट एलिमिनेट होगा। मेरा को इंप्रूव कैसे होगा? इंप्रूव करने के लिए सिस्टम्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, सिस्टम इंप्रूव करूंगा तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। समझा? ये है प्रिंसिपल्स ऑफ काइजन कॉस्टिंग। अपन ने एक फ्लो में समझा है, देखो। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, नो लिमिट्स ऑन टू द लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट्स, इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड सेट करना है, इन्वॉल्व ऑल एम्प्लॉइज एंड ऑल एरियाज ऑफ बिजनेस, डीम्ड है, फोकस है एलिमिनेटिंग वेस्ट में, इंप्रूविंग सिस्टम में और इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी में। मैंने बोला यही सारे पॉइंट्स लिखे अपन ने, यही डायग्राम बना ली बेसिकली। तो मैं फ्लो समझा। देखो चीजें याद भी करें तो एक फ्लो में याद करो, ऐसे बैठ के सिर्फ डोंट सिंपली मग अप, एक फ्लो समझो। ठीक है, अब आप एग्जाम में पॉइंट लिख सकते हो। काइजन आया तो क्या लिखना? सबसे पहले लिखना सर 1 रेज टू द पावर 365 इज 1, whereas 1.01 रेज टू द पावर 365 इज 37.8 भी लिखा तो भी चलता। दिस शोज that this is Kaizen principle. What it states is doing something daily on a regular basis would improve your productivity in the long run. यही है। अब वो एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड, इसके अलावा काइजन कॉस्टिंग में अपन एम्प्लॉइज ऑफ ऑल लेवल, ऑल बिजनेस फंक्शंस को यूनाइट करते हैं, सबके डिसीजन पर सबको एनालिसिस का मौका देते हैं। सर कुछ प्रिंसिपल्स है, क्या प्रिंसिपल है बेटा? प्रिंसिपल नंबर 1 ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है। ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के लिए बेटा मुझे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, मुझे मेरे इक्विपमेंट्स इंप्रूव करने। देन जब ये करूंगा तो मैं कैसे करूंगा ये सब? इन सब के लिए मेरे को सबका साथ चाहिए। ठीक है, डिसीजन, कलेक्टिव डिसीजन पावर। ये कलेक्टिव डिसीजन पावर के बाद क्या है? मेरे को एक स्टैंडर्ड सेट करना है। क्या करना है? एक स्टैंडर्ड सेट करना है। जैसे ही स्टैंडर्ड सेट कर दिया, इवेंचुअली मैंने वेस्ट एलिमिनेट कर दिया। 6 प्रिंसिपल्स हो गए। अब आप इसको 6 के साथ कैसे बनाओगे? इंप्रूविंग सिस्टम, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी अलग अलग कर दो, कलेक्टिव डिसीजन और इन्वॉल्वमेंट और ऑल एरियाज को अलग अलग कर दो, बन गए 8 पॉइंट। सिंपल। याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि बेटा रिवीजन क्लासेस है, इसमें थोड़ा फास्ट चलना ही पड़ेगा, रेगुलर में मैं बहुत स्लो जाता हूँ। ठीक है, यहां तक समझा? देन इसके बाद एक और प्रिंसिपल है, ये स्टडी मैट में भी इतू सही दिया हुआ है। ये एम आई लिमिटेड की है। काइजन कॉस्टिंग को बस एक्सप्लेन करना है, सिंपल सी केस स्टडी, कुछ भी नहीं है। चलिए, ये एक 5S प्रिंसिपल है। क्या है 5S प्रिंसिपल? देखिए, ये जापानीज वर्ड है, 5 जापानीज याद करने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी याद हो जाए पेपर में, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ जापानीज पे जाएंगे? सिंपल इंग्लिश समझे, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये 5S प्रिंसिपल क्या है मैं समझाता हूँ। क्या है बेटा 5S प्रिंसिपल? मैंने ऐसे ही जापानीज में लिख दिया शो के लिए। ठीक है, जब ऐसे ही शो के लिए लिख दिया है, काम का नहीं अपने। 5S प्रिंसिपल में क्या होता? सबसे पहले सॉर्ट कर लो। क्या करो बेटा? सॉर्ट करो। ठीक है, सॉर्ट करने के बाद मतलब मुझे किस चीज का काम है, किस चीज का काम नहीं है,
उसके बाद ऑर्डर में सेट कर दे, यार ये अभी की मंथ की है, ये नेक्स्ट मंथ की है, उसके बाद की मंथ की है। उसके बाद भाई साफ सफाई करो। मैं इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, इसलिए भी थोड़ा फटाफट बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड बना लो, स्टैंडर्डाइज, ठीक है। एंड उसके बाद सस्टेन करो जो आपने किया लॉन्ग टर्म के लिए। सर एग्जाम्पल से थ्रू, हाँ एग्जाम्पल से थ्रू समझा रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखिए ये 5S की केस सिनेरियो, ये समझा देता हूँ। Y&D एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ठीक है। ये लोग वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप अपने फर्म को समझ लो, आपकी बेसिक जहां आपने आर्टिकलशिप की वो फर्म है, ठीक है। अब यहाँ वो बोल रहा है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5S बताओ, ठीक है। अब 5S में सबसे पहला क्या, सर सॉर्ट। साइड के जापानीज नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वर्थ भी नहीं है। सॉर्ट, सबसे पहले बेटा सॉर्टिंग कर ले। मतलब क्या कर, जो अननेसेसरी फाइल्स है ना बेटा उसको हटा। आर्टिकल को बुला, अपने काम ही चाहिए होते फर्स्ट ईयर आर्टिकल को, ए भाई इधर आ, ये सारी फाइल लेके जा। फर्स्ट ईयर आर्टिकल के काम क्या होते हैं, जो तुम अपने जूनियर्स को बोलते हो यही बोलते हो, ये फाइलें लेके जा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले अननेसेसरी फाइल्स, पेपर, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स हटाओ। सॉर्ट मतलब बेटा सॉर्ट कर ले, कौन सी काम की है कौन सी नहीं है। जो काम की नहीं है उनको हटाओ साइड में, ठीक है, उनको रफ के लिए यूज करो। ये सबसे पहले सॉर्टिंग कर लिया, यस सर। उसके बाद सेट इन ऑर्डर। अब जो काम की फाइल्स है उनको लिया। अब जैसे कुछ टैक्स रिटर्न वाले, कुछ जीएसटी रिटर्न वाले, जीएसटी रिटर्न, या कुछ नॉन टैक्स फाइल्स है, सिर्फ एनुअल उनका वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उनको अरेंज कर दिया कि बेटा टैक्स रिटर्न वाले इधर जाओ, जिनमें टैक्स ऑडिट लग रहा है। जिनका सिर्फ एनुअल रिटर्न भरना है जीएसटी का, वो इधर जाओ। थर्ड बेटा जिनका सिर्फ टैक्स रिटर्न भरना है वो इधर जाओ। तीनों को अलग अलग सॉर्ट डाउन कर लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट इन ऑर्डर। आपने इस चीजों को सेट इन ऑर्डर कर दिया। सबसे पहले क्या किया आपने, सॉर्टिंग की। सॉर्टिंग में काम का कौन सा है, बेकाम का कौन सा है, दोनों को हटा दिया। सेट इन ऑर्डर में आपने ऑर्डर सेट कर दिया कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा, थर्ड पे कौन सा आएगा। सेट इन ऑर्डर। शाइन, शाइन का मतलब क्या होता है, जहां आप काम करते हो बेटा उसको थोड़ा साफ सफाई रखा करो। जैसे जो आपका स्टडी टेबल है या जहां भी आप पढ़ते हो। इस केस में ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जहां जो आपका ऑफिस है, एक हेल्पर रख लो जो ऑफिस साफ करे, आपका डेस्क साफ करे, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें, जैसे अब मेरा पर्सनल टेबल जो है, मैं नहीं चाहता कोई और साफ करे, मुझे पसंद नहीं है, फिर वो सब चीजें इधर उधर हो जाती है, तो मैं खुद साफ करता हूँ। तो ऐसी कुछ चीजें खुद को साफ करनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट, स्टैंडर्डाइज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक स्टैंडर्ड सेट कर दो कि भाई ये काम के लिए यही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी केस में बताता हूँ। जैसे आपने सेट कर दिया कि जितने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, कंपनीज है, उनका डेटा रेड फाइल में रखेंगे, जितने नॉन कॉर्पोरेट्स है उनका ग्रीन फाइल में रखेंगे, ठीक है। फिर जितने नॉन कॉर्पोरेट टैक्स ऑडिट वाले उनका येलो फाइल में रखेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूं ताकि आपके ऑर्डर फिक्स रहे भाई, और ये स्टैंडर्ड रूल बता दो हर एम्प्लॉइज को कि ये रूल है। कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो बेटा रेडी फाइल में रख, कॉर्पोरेट नहीं है तो फिर तेरे पास चॉइसेस है, ये कलर वो कलर। ऐसा स्टैंडर्ड सेट करो। क्या करो, स्टैंडर्ड सेट करो। और इस चीज को सस्टेन करो लॉन्ग टर्म के लिए। इस चीज को सस्टेन करो कि भाई हाँ मुझे इस चीज को सस्टेन करना है। अब यही रेगुलर प्रिंसिपल है, मैंने जो बोला ना यहाँ लोगों को बताओ, वो इसीलिए बताओ कि इस चीज को सस्टेन करो, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करो इस डिसिप्लिन को, ठीक है। ओवरऑल 5S जो है ना ऑफिस स्ट्रीमलाइंस में बहुत मदद करता है। तो ऑफिस रिलेटेड काम में यूजुअली 5S यूज होता है। फिर से सबसे पहले बेटा सॉर्ट कर ले, उसके बाद सेट इन ऑर्डर कर ले, उसके बाद बताओ 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 बताओ, सॉर्ट सेट इन ऑर्डर, उसके बाद बताओ सर शाइन, जगह साफ करो, उसके बाद स्टैंडर्ड कर लो, और लास्ट में इसको सस्टेन करना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा काम का है कौन सा नहीं वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद जो काम का है उसका ऑर्डर सेट कर लिया, उसके बाद भाई साफ वाफ कर दिया। फिर उसके बाद अपन ने ये स्टैंडर्ड रूल बना दिया कि ऐसा ही होगा, एंड इस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है। ये हो गया आपका 5S प्रिंसिपल। या आपका 5S भी खत्म होता है। तो आज क्या क्या पढ़े अपन ने, काइजन और 5S। क्या पढ़े, काइजन और 5S, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया पार्ट, एक नया कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है सर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या कॉन्सेप्ट है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज आपको रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। इस पे इंस्टीट्यूट रेगुलरली केस स्टडी पूछता ही है टीपीएम पे, ठीक है। अब सर टीपीएम का मतलब क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। क्या, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसका मतलब क्या हुआ सर, नाम में ये कुछ तो मेंटेन करना है। अब क्या मेंटेन करना है मैं वो बताता हूँ। क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिससे आप मेंटेन करते हो और इंप्रूव करते हो। मेंटेन एंड इंप्रूव इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। बेसिकली जो आपका प्रोडक्शन है और जो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटरमाइन करता है, ये सिस्टम को आपको रेगुलरली मेंटेन करना है और इंप्रूव करना है। कैसे करोगे वो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। कैसे करोगे बेटा, सर रेगुलरली मेंटेन करेंगे किसको, इक्विपमेंट्स को। सारे जो अपने इक्विपमेंट्स है उनको रेगुलरली मेंटेन करेंगे ताकि वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे, एकदम जो उनका काम है सटीक से वैसा ही प्रोडक्ट बने।
और बीच में ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण अपने को मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो। क्या बोला मैंने? ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में डिले हो। ध्यान दो, टीपीएम का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। सर ये एक सिस्टम है जो मेंटेन करता है इंटीग्रिटी एंड इंप्रूविंग इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। जो आपको प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम उसकी इंटीग्रिटी इंप्रूव और मेंटेन करता है। कैसे करते हैं? अपन रेगुलरली मेंटेन करते हैं, रेगुलरली मेंटेनेंस करते हैं अपने इक्विपमेंट्स का, ताकि वो टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे, ताकि वो ब्रेकडाउन नहीं हो जिसके कारण अपना जो प्रोडक्शन है वो डिले ना हो। समझा ये चीज? सिंपल। हाँ सर, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस तो समझ गया। नेक्स्ट, अब सर इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है? 4 स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंटेशन स्टेप है, बाकी 3 स्टेप तो सिंपल है। सबसे पहले प्रिपरेशन। यार ये देखो, एस्टैब्लिश कर लो एक सूटेबल एनवायरनमेंट ताकि प्रोग्राम अवेयरनेस हो जाए। एक सूटेबल प्रोग्राम करो कि भाई हम टीपीएम लगाने वाले हैं, ठीक है? यस सर, प्रिपेयर कर दो। वहां लोगों को इंट्रोड्यूस करो, सब लोगों को बताओ कि भाई हमें टीपीएम लगाना है, तो हमें सप्लायर की भी मदद लगेगी, हमें कस्टमर की भी मदद लगेगी और अदर स्टेक होल्डर, सबको ये बता दो कि हमें टीपीएम लगवाना है, हम टीपीएम लगा रहे हैं, हम टीपीएम लगा रहे हैं। अपने स्टेक होल्डर्स, अपने कस्टमर्स, अपने सप्लायर, सबको ये बोलो। इंप्लीमेंटेशन अपन अभी पढ़ते हैं, जो टीपीएम अच्छे से इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। उसके पहले इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज, मतलब ये अगर आपने टीपीएम अच्छे से लगाया तो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब टीपीएम के अवार्ड्स मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा। जब भी आप मेहनत ढंग से करोगे आपको उसका फल मिलेगा। ये वही बोल रहा है, जैसे अगर आपने एग्जाम में अच्छे से मेहनत करी तो आप पास हो जाओ, ठीक है? सिंपल। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है सर इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन स्टेज है। अब चलो, ये मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है, रेफर पिलर्स। अब ध्यान देना, सबसे पहले जो फाउंडेशन है ना टीपीएम इंप्लीमेंट करने के पहले, बेटा सबसे पहले तो तुमको 5S करना है। क्या करना है? 5S समझना है। 5S का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट वीडियो 5S का डाला हुआ है, 5S की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो क्लिक करना। 5S और काइजन साथ में पढ़ा है तो वो खुल जाएगा। 5S क्या होता है पता है अपने को, ठीक है? देन ऑटोनोमस मेंटेनेंस। सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना, मेंटेनेंस ऑटो, ऐसा नहीं कि भाई मैं हर 6 महीने बाद इस दिन मेंटेन करूंगा, वो तो होना ही है मेंटेनेंस। उसके अलावा ऐसे कभी भी मेंटेन करो, कभी भी एक आध दिन मेंटेनेंस को दो। अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करो कि अगर कम छोटी छोटी गलतियां उनको समझे। हर चीज के लिए बाहर वाले जो जैसे सैमसंग की मशीन है, हर चीज के लिए सैमसंग वाले पे मत रुको कि भाई हर चीज के लिए सैमसंग का बंदा आएगा। कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए खुद भी लायबल हो जाओ, खुद के एम्प्लॉइज को ट्रेन करो कि देखिए छोटी सी मिस्टेक है तो तू ही संभाल लेगा, ये देखिए बड़ी मिस्टेक है इसके लिए उनको बुलाना पड़ेगा। ऑटोनोमस मेंटेनेंस क्या करता है कि भाई ऑपरेशन करो इक्विपमेंट का विदाउट ब्रेक डाउन। यार रुको मत ना पूरा इक्विपमेंट बंद पड़ने के लिए, छोटी मोटी गलती के लिए खुद ही रेडी रहो ना। अच्छा ये हल्का सा नट यार मैं टाइट कर देता हूँ। ऑटोनोमस मेंटेनेंस जैसे क्लीनिंग हो गया, ल्यूब्रिकेटिंग हो गया, विजुअल इंस्पेक्शन हो गया, भाई ऑयल भरना, ये सब छोटे मोटे काम तो खुद भी कर सकते हो। टाइटनिंग ऑफ लूज एंड बोल्ट्स, मैंने बोला ना स्क्रू टाइट कर दो, सिंपल। उसके बाद प्लान मेंटेनेंस, थर्ड वाला प्लान मेंटेनेंस। फोकस इंप्रूवमेंट, रुको अभी, प्लान मेंटेनेंस पे ध्यान दो, प्लान मेंटेनेंस पे ध्यान दो कि भाई ये तो तब जब कंपनी वाला आता है कि भाई हाँ तू भाई 6 महीने में आ और ये काम करके जा। प्लान मेंटेनेंस, यार दिवाली के पहले मेरे मशीन्स का बहुत यूजेज है, तू 1 हफ्ता पहले आके पूरी मेंटेनेंस चेक करके जा, हर चीज चेक करके जा, ऑयलिंग, जो भी मेंटेनेंस का काम है जो स्पेसिफिकली तेरे को आता, कंपनी वाले को आता, वो काम। जैसे सैमसंग का है तो सैमसंग वालों के कुछ प्रोटोकॉल्स हो गए कि हम ये प्रोसेस चेक करेंगे, ये फिल्टर बदलना है, वो सब सैमसंग वाला आके करेगा। छोटी मोटी चीजें जो खुद के एम्प्लॉइज कर सकते हैं उनको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस, और जो बड़ी चीजें सिर्फ वो मशीन का जो एक्सपर्ट है वो कर सकता है उसको बोलते हैं प्लान मेंटेनेंस, ठीक है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ये, ताकि या फिर इसके अलावा कभी कभी मशीन ब्रेक ही डाउन हो गई, भाई सडनली काम करते बंद हो गई, तो वो भी एक प्लान मेंटेनेंस में आता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। करेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव एक ही है कि आगे मशीन बंद नहीं चाहिए और उस चीज को रेगुलरली मेंटेन करो, ठीक है? देन जब आप प्लान मेंटेनेंस और ऑटोनोमस मेंटेनेंस रेगुलरली करोगे बेटा, हर चीज आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, मतलब सर काइजन, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स। फोकस इंप्रूवमेंट को काइजन बोलते, काइजन अपन पढ़ के आए, इसीलिए मैंने उन दोनों को साथ में डाला ताकि अपन यहाँ टीपीएम एक ही फ्लो में पढ़ सके। समझ रहे हो? ध्यान दो, ऑटोनोमस मेंटेनेंस समझा, फोकस इंप्रूवमेंट, काइजन, छोटी छोटी स्टेप। द पिलर इज अबाउट माइनर इंप्रूवमेंट्स, माइनर इंप्रूवमेंट मेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। काइजन का वही मतलब होता है। ऑटोनोमस हो गया, फोकस हो गया, प्लान्ड हो गया। जब आप ये करोगे, मुझे एक चीज बताओ, तो जो भी गलती है तुम्हें जल्दी समझेगी ना मशीन की। अरे हाँ सर, कि भाई एकदम समझ जाएगा यार, कल तो ये मशीन एकदम नॉर्मल चल रही थी, आज इसमें अलग से आवाज क्यों आ रही है, सीधा समझ जाएगा हाँ ये स्क्रू के कारण आ रही है।
अगर ये स्क्रू मैं टाइट कर सकता हूँ वेल एंड गुड, नहीं तो मैं कंपनी वाले को बोलूंगा भाई तू टाइट कर। क्या है ये हो गया प्लान मेंटेनेंस, कंपनी वाले को बुलाया। मैं खुद कर सकता हूँ ऑटोनोमस मेंटेनेंस, और रेगुलरली हर दिन चेक कर रहा हूँ काइजन। तो इस चक्कर में मेरे को जो भी गलती हो एकदम अर्ली पता चलेगी, तो अर्ली मैनेज कर पाऊंगा ना मैं, अर्ली मैनेज कर पाऊंगा ना मैं चीजों को, कि भाई अर्ली जल्दी पता करेगी। और जब मैं रेगुलरली ये चीज करूंगा तो मेरा सेटअप टाइम भी कम हो जाएगा, मेरे एम्प्लॉयज इतने ट्रेन हो जाएंगे भाई फट से मशीन चालू करेंगे, अननेसेसरी सेटअप टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, इंजीनियरिंग री इंजीनियरिंग प्रोसेस। क्वालिटी मेंटेनेंस, अब जब भाई मैं मशीन इंप्रूव कर रहा हूँ तो इवेंचुअली मेरा मेन एम क्या है, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना है कि नहीं देना। हाँ सर देना ही है कस्टमर को प्रोडक्ट, कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देना ही है। तो क्वालिटी मेंटेनेंस में क्या चीज का ध्यान दोगे, दिस इज टुवर्ड्स अचीविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इवेंचुअली कस्टमर सेटिस्फैक्शन ही चाहिए थ्रू डिलीवरी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। मुझे कस्टमर को टॉप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। इसके लिए भाई मैं या तो कस्टमर डेटा एनालिसिस करूंगा, कि कस्टमर फीडबैक फॉर्म जो आता है, कस्टमर फीडबैक फॉर्म, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हो तो उसमें कस्टमर का फीडबैक डालते हैं अपन 5 स्टार 4 स्टार, वो स्टडी करूंगा, या कभी रूट कॉज एनालिसिस कर लूंगा। देन अब मुझे बताओ, मेरे को एक चीज बताओ, अपने को ये प्रोसेस लगानी है यहाँ, अगर मेरे को प्लान ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना है तो भाई मेरे को पहले एम्प्लॉयज को ट्रेन तो करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन तो देना पड़ेगा कि भाई ये ऐसा होता है, ये चीज ऐसी होती है, उनका एक एजुकेशन सेमिनार लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तो सैमसंग वाले को बुला के बताना पड़ेगा कि सर अगर ये कुछ है तो ये आप खुद ऑटोनोमस में कर सकते हो सर, अगर ये कुछ और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप हमारे पास आइए, हम प्लान मेंटेनेंस में करेंगे। ये सब मुझे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू ही हो पाएगा। अरे हाँ सर ये तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के थ्रू ही हो पाएगा। अब ऑफिस टीपीएम, ये सारी जो मैंने आपको चीज बोली ये सब कहाँ लग रही है सर, ये सब तो फैक्ट्री में लगेगी ना, क्योंकि मेरी मशीन फैक्ट्रीज में है, मेरे एम्प्लॉयज फैक्ट्रीज में रहते वर्कर्स। यस सर, लेकिन मेरे कुछ वर्कर्स ऑफिस में नहीं रहते, सबकी क्या फैक्ट्री होती है क्या, अकाउंट्स का होता है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, लीगल डिपार्टमेंट ऑफिस होता है, तो वह ऑफिस टीपीएम। दिस रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ टीपीएम टेक्निक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। यार एडमिनिस्ट्रेशन में लगाओ, ठीक है। एंड मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चाहे ऑफिस टीपीएम हो चाहे फैक्ट्री टीपीएम हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, सेफ्टी ऑफ वर्कर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट है, कि जीरो एक्सीडेंट एंड जीरो हेल्थ डैमेज हो। भाई ऐसा नहीं कि कोई मशीन में काम कर रहा है कल वो ठाकुर बन गया, दोनों हाथ गायब हो गए। मशीन इसीलिए चेक होनी चाहिए ताकि भाई ऐसे कोई एक्सीडेंट्स नहीं हो। ठीक है, ये बेटा टोटल 8 पिलर्स है, और फाउंडेशन को पकड़ो तो 9 है। क्या पिलर्स है फिर से सर, सबसे पहले तो देखो लॉजिकली है, एकदम लॉजिकली हमें ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना चाहिए, हमें रेगुलरली एम्प्लॉयज को ऑटोनोमसली मेंटेन करने के लिए ट्रेन करना चाहिए। ऑटोनोमस मेंटेनेंस, यस सर, हम रेगुलरली ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना चाहिए, इसलिए मैं अब फ्लो में याद करा रहा हूं। अभी तक एक एक चीज समझे, अब याद कैसे करना है एग्जाम में पूछे तो। सबसे पहले सर प्लान मेंटेनेंस, सॉरी ऑटोनोमस, मुझे एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के बाद छोटी मोटी चीज तो तुम ही कर लो, वर्कर लोगों को ट्रेन करूंगा। यस सर, तो ये आ गया ऑटोनोमस। अब उसके बाद सर मैं क्या करूंगा, मैं सर नेक्स्ट इस पे ध्यान दूंगा कि सर मेरे को काइजन कॉस्टिंग चाहिए, मतलब सर जी, मतलब मैं रेगुलरली इस चीज पे ध्यान दूंगा, अरे ये छोटा सा स्क्रू है तू ध्यान रख, ये देख ऑयलिंग का है ये तू देख ले, रेगुलरली ये चीज करूंगा, काइजन फोकस इंप्रूवमेंट्स। फिर सर कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आई या कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जाऊंगा। यस सर, अब ये सब करने के बाद सर मुझे अर्ली मैनेज हो गए, चीजें मेरी जल्दी होगी, अर्ली मैनेजमेंट। इन सब के बाद मेरा मेन उद्देश्य तो कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, मैंने वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे लिए। यस सर, अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना है, सबसे पहले क्या पड़ा था ऑटोनोमस मेंटेनेंस, उसके लिए मेरे को एजुकेशन तो देना पड़ेगा ना, तो एजुकेशन का हो गया 6th पार्ट, एजुकेशन ट्रेनिंग। यस सर, अब मुझे बताओ सिर्फ ये फैक्ट्री में लगता क्या सर, ऑफिस में भी लगाना है, ऑफिस टीपीएम। और सर फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो, सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ, हेल्थ, तो हेल्थ वाला 7th आ गया, सॉरी 8th आ गया, हेल्थ वाला 8th आ गया, 8 पॉइंट समझे, हेल्थ वाला 8 आ गया, सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट 8 पॉइंट समझे। ठीक है, इसकी एक बहुत अच्छी केस स्टडी, आपकी केस स्टडी जो 3rd मॉड्यूल है ना उसमें प्लीज वो सॉल्व करना, बहुत अच्छी केस स्टडी टीपीएम की। ठीक है, वहां आपको एक कॉन्सेप्ट ही काम आने वाले हैं। एक चीज फिर से बता देता हूँ, कॉस्टिंग में बेटा लर्न करके कोई फायदा नहीं, क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट समझो, स्टडी मैट से ही क्वेश्चन आना है, कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन में पूछ लिया भाई टीपीएम में प्लान मेंटेनेंस क्यों नहीं लग रहा है इसमें, तो क्या बोलोगे तुम, प्लान मेंटेनेंस पता तो होना चाहिए क्या है, फिर उसका याद आता है अरे ये तो टीपीएम में है, जो कि काय में आता है, जो कि लीन सिस्टम में आता है, जिसका मतलब है वेस्ट रिड्यूस करना, क्वालिटी इंप्रूव करना। अरे समझी क्या चीज है, ऐसे लिंक कराओगे, कनेक्टिंग द डॉट्स वाले अप्रोच पे जाओगे तो कॉस्टिंग बहुत इजी जाने वाला है, एससीएमपी कनेक्टिंग द डॉट्स वाले अप्रोच पे जाना है।
सर ये तो हो गया अपना टीपीएम। अरे वेरी गुड सर, इतना इजी है टीपीएम। हाँ बेटा ये है टीपीएम, बहुत ही इजी है। इसके बाद आ जाता है ओई, परफॉर्मेंस मेजर्स इन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ये वाले का मैं अलग से वीडियो डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग से और एक वीडियो डालता हूँ। ये तो हो गया अपना टीपीएम। अरे समझा क्या टीपीएम? 10-12 मिनट में अपन छोटे छोटे इसमें छोटे छोटे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखो, उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलिए नमस्ते। आज हम आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जो कि है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। क्या है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस? सर इसका मतलब क्या होता है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का? आप लोग टीपीएम करके आए हो? हाँ सर टीपीएम पढ़ के आए हैं, मैं आई बटन में लिंक भी डाल दूंगा, आपको दिख जाएगा। टीपीएम करके आए हो आप लोग। अब टीपीएम सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मेजर कैसे करोगे आप? सर वो मेजर करने के लिए जो अपन टूल या जो अपन चीजें यूज करेंगे उसको बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव। नेम क्या बोलता है? ओवरऑल, पूरी तरह से इक्विपमेंट इफेक्टिव है कि नहीं है, ये चीज चेक करना है, इसको बोलते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिव। अब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस करने के पहले आपको 6 फैक्टर्स पे ध्यान देना है। 6 फैक्टर्स पे ध्यान देना है, 6 लॉसेस पे ध्यान देना है। मैंने क्या किया है, वो 6 लॉसेस अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बेसिस पे बांट दिया है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस निकालने के लिए आपको अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी करना पड़ता। तो ये आपको जब केस स्टडी लिखनी होगी तो सॉरी, तब आपको पहले एक्सप्लेन करना होगा कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के लिए 6 लॉसेस चाहिए। वो 6 लॉसेस मैंने आपको याद करने के पर्सपेक्टिव से इस रेशियो में बांट दिया। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का नाम एज द नेम सजेस्ट क्या है, कब रिसोर्स कब कब अवेलेबल है। क्या है रिसोर्स? कब कब अवेलेबल है रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स कब कब अवेलेबल है। अब रिसोर्स अवेलेबल रहेगा, लेकिन कब कब नहीं रहेगा? जब बेटा है तो इक्विपमेंट फेलियर हो गया, वो इक्विपमेंट ही बंद हो गया भाई, या फिर सेकंड सेटअप टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। यार इक्विपमेंट को ना, मेरी जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन है, उसमें ना गेहूं जाता है और वो आटा पीस के आता है, फॉर एग्जांपल ऐसी मशीन है। अब यार वो सडनली बंद हो गई तो तब वो अवेलेबल नहीं है। या दूसरा, मेरे को सुबह उसको चालू करने के पहले इन्वर्टर चालू करो, जनरेटर चालू करो, वायर खींचो, बहुत 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 मजूरी है। क्यों? ये सब सेटअप टाइम है। इतना टाइम मेरा रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या? नहीं है सर, इतना टाइम आपका रिसोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है। देन ये 2 लॉस काय में आएंगे सर? ये अवेलेबिलिटी के इसमें आएंगे। देन परफॉर्मेंस। अब बेटा परफॉर्मेंस समझो कि इक्विपमेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है, बेटा काम कैसे कर रहा है, ठीक है। सर परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है, लेकिन ना बीच बीच में माइनर स्टॉपेजेस हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइनर स्टॉपेजेस। जैसे 5 घंटे इक्विपमेंट चल रहा है ना यार, बीच में सडनली 4-5 मिनट बंद हो जाता है, या बीच में सडनली कुछ तो डाउन टाइम आ जाता है, बीच में कुछ तो प्रॉब्लम आती है 4-5 मिनट की। बहुत बड़ी डाउन टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रहा तो अवेलेबिलिटी, अगर रिसोर्सेज पूरे टाइम के लिए अवेलेबिलिटी से हट गया तो वो अवेलेबिलिटी में जाएगा। लेकिन माइनर स्टॉपेज, छोटे मोटे स्टॉपेजेस है, जैसे 1 टन गेहूं के बाद बेटा उसको 5 मिनट रुकना पड़ता, वो हो गया माइनर स्टॉपेजेस। या फिर 1 टन क्या, जैसे मैंने बोला 1 टन के बाद अगला जो 1 टन गेहूं है उसके लिए इक्विपमेंट थोड़ा स्लो चलता, तो रिड्यूस स्पीड। चल रहा है इक्विपमेंट लेकिन स्पीड कम हो गई है। अवेलेबिलिटी में रिसोर्सेज पूरा ही बंद हो जाता है। परफॉर्मेंस में रिसोर्सेज चलता है, सिर्फ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर स्पीड कम होती है। ये दोनों आते हैं परफॉर्मेंस में। काय में आते हैं? परफॉर्मेंस में। फिर क्वालिटी में सिंपल है, क्वालिटी तो नेम ही सजेस्ट करता है। या तो मेरे जो टोटल जैसे 1 टन से, फॉर एग्जांपल 1 टन गेहूं से मैं 1 टन आटा बनाता हूं। अब क्या हुआ भाई, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मशीन में, 1 टन से 0.9 टन ही आटा बन रहा, ठीक है, मतलब 1000 किलो गेहूं से 900 किलो ही आटा बन रहा। ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, रिड्यूस आउटपुट। या दूसरा, यार क्वालिटी तो वैसे मैचिंग नहीं हो रही, गेहूं उसी मतलब आटा उतना फाइन ही नहीं हो रहा जितना फाइन मेरे को चाहिए, गेहूं से उतना फाइन आटा ही नहीं बन रहा। तो क्वालिटी के 2 चीजें, या तो क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है, या तो रिड्यूस्ड आउटपुट है। ये देखिए आपके स्टडी मैट में भी यही दिया हुआ है। ओई मेजर करने के लिए आपको 6 लॉसेस आइडेंटिफाई करने। ये 6 लॉसेस है, मैंने 6 लॉस को अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी के इसमें बांट दिया ताकि आपको लर्न करने में इजी हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो ओई है ना, ये आपको प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बहुत काम का है। जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आना है ये चैप्टर से, तो मोस्ट प्रोबेबली ओई से आएंगे। जैन 21 में पूछा है, जुलाई में पूछा, तो पूछते हैं ओई रेगुलर पूछते हैं, तो ओई पे ध्यान देना आप लोग। अब सर ओई के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो। अवेलेबिलिटी रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो, क्वालिटी रेशियो, 3 रेशियो निकालने पड़ते हैं। अब तीनों रेशियो निकालते कैसे? तीनों रेशियो का मतलब क्या होता है ये अपन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, सिंपल, ठीक है। हाँ सर चलिए ना, क्वेश्चन देखिए, आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, एक कीवी लिमिटेड नाम से बंदा होता है जो स्पेयर पार्ट्स बनाता है और हाई वॉल्यूम लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बनाता है मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट।
कंपनी टीपीएम यूज कर रही है, जैसे ही कंपनी टीपीएम यूज कर रही है आपको याद आ जाना चाहिए कि सर टीपीएम मेजर करने के लिए ओई यूज होता है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, अपन ओई बोलेंगे, ठीक है। और इंटीग्रिटी के लिए देयर आर सेवरल डिफरेंट ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग लोकेटेड इन प्लांट थ्रू विच मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स आर डन एंड सप्लाइड टू केटर, सिंपल ना। अब आप ध्यान देना, अब क्या बोल रहा है, एक 12 आवर की शिफ्ट होती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है, शिफ्ट होती है सर 12 आवर्स की, is scheduled to produce spare part KVA as shown in schedule below, ठीक है। The shift has 3:15 minutes break, चलो ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ढंग से सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन, इससे कॉन्सेप्ट समझेगा इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो होगा। 12 आवर की शिफ्ट होती है, सो 12 आवर मतलब हमेशा याद रखना इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, मतलब बेटा 720 मिनट्स शिफ्ट, एक्चुअल शिफ्ट है ये, यस सर, ये आपने प्लान किया इतने घंटे का होगा। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, द शिफ्ट हैज 3:15 मिनट्स ब्रेक एंड 10 मिनट क्लीन अप टाइम। आपको पता है ये शिफ्ट में क्या है, कौन सा ब्रेक है, पहला वाला 15 मिनट छोटा ब्रेक है और क्लीन अप टाइम है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं ब्रेक और क्लीन अप टाइम। एक सेकेंड, ब्रेक 15 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक है 15 मिनट्स के 3, मतलब 45 मिनट्स, और क्लीन अप टाइम है, क्लीन अप टाइम है बेटा कितने का, 10 मिनट्स का, ठीक है, एंड क्लीन अप टाइम 10 मिनट का। तो टोटल कितना प्लान टाइम है मुझे बताओ, आपने पहले सोचा इतना टाइम है, ये सब आपको प्लानिंग है, आपको पहले से ही प्लान में पता है ये सारी चीजें होगी, यस सर ये तो हमें प्लान पता है कि ये तीनों चीजें होगी, प्लान क्या होगी, ये तीनों चीजें प्लान्ड होगी। तो टोटल टाइम कितना बचा, ये तो आप प्लान करते हो ना कि मुझे इतना ब्रेक लगेगा, 720 में से 55, 665 मिनट तो आपके प्लान टाइम हो गया। आगे और कुछ दिया हुआ है क्या, पढ़ लेते हैं, नहीं तो 660 मिनट्स, आप 665 का प्लान प्रोडक्शन टाइम आ गया, कि मुझे प्लानिंग के लिए इतना टाइम, मतलब मेरा प्लान करके रखा हुआ है मैंने, मेरे वर्कर से बात करी कि तुम्हें इतना टाइम तो प्लान प्रोडक्शन है। अब क्या हो रहा है, अब आगे पढ़ते, ठीक है, ये कोई एक मशीन है NZ10, उसका प्रोडक्शन शेड्यूल दिया हुआ है, ध्यान देते। अब साइकिल 10 सेकेंड्स, मतलब एक प्रोडक्ट बनाने को 10 सेकेंड लगते हैं, कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड, यस सर, एक प्रोडक्ट बनाने को 10 सेकेंड। अब उसमें से स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर हुए टोटल 3360। अब मुझे बताओ, अगर एक प्रोडक्ट बनाने को 10 सेकेंड, तो 3360 बनाने के लिए कितना, सर 3360 बनाने के लिए 600 सेकेंड्स लगेंगे, जिसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करते तो सर 560 मिनट्स लगेंगे, कितने लगेंगे, 560 मिनट्स, यहाँ आप लिख लो वो चीज सबसे पहले। नाउ टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कैलकुलेशन वहाँ बता दिया था मैंने, तो 560 मिनट्स लगेंगे। मैं हर चीज़ को अभी लिख जो मेरे को पास है वो लिख देता हूँ, फिर एक एक चीज़ समझाऊंगा। अब स्क्रैप 75 यूनिट्स का बना है, मुझे बताओ टोटल यूनिट्स बने थे, टोटल यूनिट्स बेटा कितने बने, सर 3360, इसमें से स्क्रैप कितना बन गया, सर 75 यूनिट्स। तो अच्छे यूनिट्स कितने बन गए, इन दोनों का डिफरेंस, तो गुड यूनिट्स बेटा सर 3285, कितने बने, 3285 नंबर ऑफ यूनिट्स, यस सर, गुड यूनिट्स तो इतने बन गए, तो ये गुड यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब अगला, अब अनप्लान डाउन टाइम है, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब ये आपका अनप्लान डाउन टाइम है, यस सर। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्शन टाइम, पीपीटी लिख देता हूँ अभी इसको, प्रोडक्शन टाइम, ठीक है। और आपका जो डाउन टाइम है कितना है बेटा, डाउन टाइम dt कितना है, dt है 36 मिनट्स का। अब मुझे एक चीज बताओ, अवेलेबिलिटी में क्या होगा, सर इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल था, टोटल टाइम कितना अवेलेबल था, लॉजिकली सोचो सर, इतना टाइम अवेलेबल था, यस सर, इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल था, इसमें से 36 मिनट और डाउन टाइम का चला गया ना, 36 मिनट मेरे पास डाउन टाइम का चला गया, इतना टाइम मेरे पास अवेलेबल था, इसमें से इतना टाइम डाउन टाइम का चला गया, तो एक्चुअली वर्कर्स ने मेरे काम कितना किया है, सर वर्कर्स ने मेरे काम किया 629 मिनट्स, कितना काम किया, 629 मिनट्स, ये है आपका ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेशन कितने टाइम हुआ, सर 629 मिनट्स ही हुआ है, ये चीज समझी क्या प्लीज। देखिए आपके पास टोटल टाइम था प्रोडक्शन का, जो प्लान किया था 665, उसमें से डाउन टाइम है, मतलब भाई इतना टाइम और मशीन के कारण गया,
ये मेरे प्लानिंग स्टेज का काम था, ये अनप्लैंड है, अनप्लैंड लिखा है देखो इधर, अनप्लैंड डाउन टाइम है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं करता, सडनली हुआ ये। यस सर। तो अनप्लैंड डाउन टाइम, तो अनप्लैंड डाउन टाइम के लिए आप लेबर को बोलोगे भाई तेरी गलती है, ये तो मशीन की गलती है, तो इसके लिए लेबर लायबल नहीं है। तो लेबर ने टोटल टाइम कितना काम किया, 629 मिनट्स। तो अब अवाइबिलिटी रेशियो क्या होता है पता है बेटा, टोटल टाइम प्लांट के लिए इतना था, उसमें से मशीन कितने देर अवेलेबल थी, ये चीज समझो। टोटल ये मेरा प्लांट था, इसमें से मशीन तो बेटा 629 मिनट्स के लिए अवेलेबल थी, तो मेरा अवाइबिलिटी रेशियो कितना आ गया सर, अवाइबिलिटी रेशियो आ गया 629 डिवाइडेड बाय 665%, 94.586%। अवाइबिलिटी का मतलब समझा, मेरे पास टोटल टाइम कितना है, उसमें से एक्चुअली काम कितने देर हुआ, प्लान टाइम कितना है, बेसिकली प्लान प्रोडक्शन टाइम। अवाइबिलिटी टाइम का क्या होता है, ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम इनटू 100। मतलब आपके पास टोटल प्लानिंग में कितना टाइम था, उसमें से बेटा इतने देर ही काम किया, तो वो परसेंटेज निकालने को बोलते हैं अवाइबिलिटी रेशियो। देख लो फॉर्मूला भी वही है, ऑपरेटिंग टाइम अपॉन प्लान प्रोडक्शन टाइम इनटू 100। फॉर्मूला लर्न करने क्यों बैठते हो, लॉजिकली चीजें समझो, फॉर्मूला याद हो जाएगा। डोंट गो फॉर मगिंग अप द फॉर्मूला प्लीज। चलिए ये होगा अवाइबिलिटी टाइम। नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, अब ध्यान देना, मुझे एक चीज बताना, मेरे वर्कर्स ने काम कितने देर किया सर, ऑपरेटिंग टाइम अभी तो अपन ने निकाला, ऑपरेटिंग टाइम था 629 मिनट्स। यस सर, ऑपरेटिंग टाइम 629 मिनट्स। ये देखो अवेलेबिलिटी रेशियो 94.58 या 59, दैट्स ओके। अब मैंने ऑपरेटिंग टाइम में देखिए इतना देर तो काम किया 629 मिनट। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान देना एक चीज, ठीक है, यहाँ चीज ध्यान देना। अब परफॉर्मेंस कैसा है मेरा, मेरा परफॉर्मेंस चेक करने के लिए मेरे को ध्यान देना है। मुझे एक चीज बताना भाई यार, मैंने टोटल ना 3360 यूनिट्स बनाए, ध्यान देना इधर 3360 यूनिट्स बनाए। यस सर, इतने यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को लगने चाहिए थे 560 मिनट। कितने मिनट, 560 मिनट्स। यस सर, 560 मिनट्स में मेरे इतने यूनिट्स बन जाने चाहिए थे। अरे हाँ सर, बन जाने चाहिए थे, क्योंकि अपन ने कैलकुलेट ही कैसे किया था, 3360 इंटू 10/60, 10 सेकेंड एक को, तो 560 मिनट्स आ गया। यस सर। अब मुझे बताओ, मेरे को जो टोटल टाइम लगा, मैं इसी को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, टोटल टाइम और एपी एक्चुअल प्रोडक्शन, मुझे 560 मिनट लगा। यार ये परफॉर्मेंस बताएगा कि नहीं, परफॉर्मेंस मतलब ही क्या होता है, यहाँ ध्यान दो, परफॉर्मेंस पे अपन ने ध्यान दिया है, माइनस स्टॉपेजेस या रिड्यूस स्पीड के कारण कोई चीज अफेक्ट हुई है, तो ये इसी के कारण हुई है ना बेटा। आपकी स्पीड कितनी रहनी चाहिए थी, आपको 629 मिनट्स में कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे, 629 मिनट्स में आपको एक्चुअली बेटा 629 मिनट्स में आपको इस तरह कितने यूनिट बनाने चाहिए, 10 सेकेंड्स पर यूनिट लग रहा। यस सर। तो बेटा आपको 3774 यूनिट्स बनाने चाहिए थे। हाँ सर, आपने बनाए कितना है, आपने बनाए हैं बेटा, कितने यूनिट्स बनाए, 3360। यस। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, दो मेथड है, या तो यूनिट्स के बेसिस पे कर लो या तो टाइम के बेसिस पे कर लो। ICI पहले यूनिट्स के बेसिस पे करता था, कभी टाइम के बेसिस पे करता है, दोनों ही अप्रोच सही है प्लीज, दोनों अप्रोचेस सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों अप्रोचेस सही है, या तो टाइम के बेसिस पे या तो यूनिट्स के बेसिस पे। मुझे ऑपरेटिंग टाइम 629 मिनट, बेसिकली इसको मैं ऐसे सोचता था, भाई मेरे को 629 मिनट्स मिले, उसमें मेरे को टोटल यूनिट्स बनाने थे 3774, मैंने बनाया 3360, मतलब मेरी परफॉर्मेंस कम है, मेरा परफॉर्मेंस कम है, कितना कम है, 3360 अपॉन 3774 इंटू 100, कितना होता है वो, 3360 डिवाइडेड बाई 3374 इंटू 3360 डिवाइडेड बाई 3774 इंटू 100, 89% अवाइबिलिटी रेशियो। ये हो गया यूनिट्स के बेसिस पे। नहीं सर, हमें तो टाइम के बेसिस पे, ठीक है बेटा, टाइम के बेसिस पे लो, 560 अपॉन 629 इंटू 100, 89.03, यहाँ भी वही आएगा, प्लीज कोई ये नहीं बोलना, 89.03%। समझा। तो बेसिकली परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, तुम कैसा काम कर रहे हो,
तुम कैसा काम कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड कम है, रिड्यूस स्पीड, तुम्हारी स्पीड कम है। स्पीड कैसे कैलकुलेट करते? यार तूने जितने यूनिट्स बनाए ना 3360, उसके लिए एक्चुअली तेरे को 560 मिनट ही लगने थे, लेकिन तुझे लगे 629 है। भाई तुझे ज्यादा लगा, क्यों ज्यादा लगा वो बताते परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, या तो तूने 629 मिनट्स काम किया बेटा, तुझे उसके हिसाब से 3774 यूनिट्स बनाने थे, तूने बनाया 3360, तो यूनिट्स के बेसिस पे लो या टाइम के बेसिस पे लो, आंसर सेम आएगा। आई विल रेकमेंड टाइम के बेसिस पे लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, टाइम के बेसिस पे लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अब बेटा एक ही चीज बची, हाँ सर क्वालिटी। हाँ, अब क्वालिटी के लिए मेरे को बताओ, मैंने टोटल कितने यूनिट्स बनाए? सर 3360 टोटल यूनिट्स बनाए। यस सर, इसमें से गुड यूनिट्स कितने बनाए यहाँ पर ने लिख लिया। सर गुड यूनिट्स 3285, गुड यूनिट्स मैंने बनाया 3285। कितने बनाए? 3285। यस सर, गुड यूनिट्स मैंने 3285 बनाए। तो बताओ मेरा क्वालिटी रेशियो क्या है? सर अच्छे यूनिट्स तो देखो सर, आप अच्छे यूनिट्स 3285 बना रहे हो, टोटल 3360 बना रहे हो, इंटू 100, मतलब 3285 डिवाइडेड बाई 3360 परसेंटेज, 97.76% आपकी क्वालिटी है। मतलब अगर आप 100 गुड्स बनाओगे तो उसमें 97.76 अच्छे होंगे। क्वालिटी का मतलब समझा? क्वालिटी मतलब कितने गुड्स तुम अच्छे बनाते हो, क्या परसेंटेज, उसको बोलते हैं क्वालिटी रेशियो। कितने गुड्स तुम अच्छे बनाते हो। अवाइबिलिटी का मतलब तो आपको समझ ही, अवाइबिलिटी नहीं है, सॉरी माय बैड, दिस इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रेशियो का मतलब समझा? परफॉर्मेंस मतलब बेटा तुम परफॉर्म कैसा कर रहे हो, तुझे टाइम कितना लग रहा है, जितने तूने यूनिट बनाए उसके लिए टोटल ऑपरेटिंग टाइम में से तेरे को कितना टाइम लगा। और अवाइबिलिटी तो आपको समझ ही गया कि भाई प्लान था मेरे को इतना टाइम होगा, उसमें से इतने टाइम ही इक्विपमेंट अवेलेबल था, अवाइबिलिटी। फिर परफॉर्मेंस, टोटल बेटा तूने जितने यूनिट्स बनाए ना उसके लिए टाइम ही कम लगना था, तेरी स्पीड कम है तो वो वाला रेशियो। एंड थर्ड, तूने जितने यूनिट्स बनाए उसमें से क्या स्क्रैप माइनस करने का, उसको डिवाइड कर देने का। ठीक है, अब क्या क्या आ गया, ये आ गया 94.586, 89.03, 97.76। तो OEE क्या होगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 97.76 इंटू 89.03 इंटू 90 आई गेस 4.586, 94.586। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी मैं मल्टीप्लीकेशन नहीं कर रहा हूँ, वो आप यहाँ से देख लेना, ये देखिए। ठीक है, दैट इज 82.34। कितना था वो? 82.34 आता, 82.34, थोड़ा परसेंटेज का ऊपर नीचे, बट ठीक है 82.34 आंसर आता। ये हो गया आपका ओई, ये आपका ओई हो गया। अब एक चीज और, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपका ओई अच्छा है तो उसके लिए ओई को मिनिमम 85% के ऊपर होना पड़ेगा, 85% के ऊपर होना पड़ेगा ओई को, अगर उसको अच्छा रहना है तो। ठीक है, अवाइबिलिटी को अच्छा रहना है तो उसको 90 से ज्यादा रहना पड़ेगा, 90% से ज्यादा, परफॉर्मेंस को 95% से ज्यादा, और क्वालिटी को 99% से ज्यादा। प्लीज ये नंबर्स याद करना, केस स्टडी में बहुत काम आने वाले। जो आपकी केस स्टडी रही जिसमें स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन 31 एंड 32 या 31, ये दोनों में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ओई। ठीक है, ये होता ओई। अब ये हो गया आपका ओई एक्सप्लेन करने का। फिर कनेक्शन बिटवीन टीपीएम एंड टीक्यूएम में कुछ भी नहीं है, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स आप खुद भी पढ़ लोगे तो भी समझ जाएगा, इसको कोई ऐसा समझाने की बात नहीं, सिंपल 4 पॉइंट्स है, याद कर लेना। ठीक है, कि भाई कॉम्पिटेटिव कम होता, कॉस्ट कम होता, क्वालिटी इंप्रूव होती, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ती है, वर्कर का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। ठीक है, ये टीपीएम टीक्यूएम का हो गया। तो आज अपन ने अच्छा खासा टाइम दिया ओईई को, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, अवाइबिलिटी वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 2। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन, एंड फील फ्री, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एंड इफ यू वांट, कोई भी डाउट हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9421503171। पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं भी हो ना, सर मैं ग्रुप 1 पढ़ूँ, बोध ग्रुप पढ़ूँ, कैसे स्टडी करूँ, जो भी काउंसलिंग सेशन भी अपन ले लेंगे इस नंबर पे, बस एक बार व्हाट्सएप कर देना, अपन बात का टाइम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू। चलिए फिर, नमस्ते। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है बेटा सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, या इसी को बोलते हैं वन फ्लो प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? वन फ्लो प्रोडक्शन, या तो सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग या तो वन फ्लो प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले डायग्राम समझो। ये देखो, ये अपना इनपुट है, दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, ये अपना इनपुट है। यस सर, ये जाते हैं अपने यूनिट 1 में, अपना बहुत बड़ी फैक्ट्री जाते हैं यूनिट 1 में। फिर यहाँ से इस पे कुछ वर्किंग होती है, टू 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 करके जाते हैं यूनिट 2 में। कहा जाते हैं यूनिट 2 में। फिर यूनिट 2 में और कुछ वर्किंग होती है, डिजाइन होती है, स्टिचिंग होती है। फिर ये जाते हैं यूनिट 3 पे। कहाँ पर जाते हैं? यूनिट 3 पे।
और फिर यूनिट 3 पे डिजाइन होने के बाद ये फाइनली जाता है, आउटपुट बनता है। क्या बनता है बेटा? आउटपुट बनता है। तो अपना जो प्रोडक्ट है वो 3 यूनिट से आता है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अब क्या होता है सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में? अपन क्या करते, एक एक यूनिट को छोटे छोटे सेल बना देते। देखो यूनिट 1 को एक सेल बनाया, यूनिट टू को एक सेल बनाया, यूनिट 3 को एक सेल बनाया। हाँ सर, एक एक सेल बनाया मतलब क्या होता है, अपन हर एक यूनिट को एक अलग सा इंडिपेंडेंट यूनिट बनाते कि ये यूनिट में, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में वो प्रोडक्ट 3 मशीन से जाता है तो उसको यूनिट 1 डाल दिया। यूनिट 2 में थोड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है तो उसमें प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5 मशीन से जाएगा। यूनिट 3 फाइनल प्रोडक्ट है तो सिर्फ पैकिंग के लिए जाता है तो 2 ही मशीन से जाता है। तो अपन ने क्या किया, टोटल सेल्स को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट दिया। नहीं तो अगर ये नहीं करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मशीन से काम जाता। कितना हेक्टिक होता, कौन वर्कर 10 मशीन चेक करता। अब अपन ने क्या किया, छोटे छोटे यूनिट्स बना दिया और हर यूनिट के लिए एक वर्कर को अपॉइंट कर दिया। यार ये एक वर्कर है या मैनेजर या सुपरवाइजर है जो भी, वो ये तीनों मशीन चेक करेगा। और ये हमेशा यू शेप में रहते हैं अपन, या तो यू शेप में, या इसी को ये लोग बोलते हैं इन्वर्टेड वी शेप। यू शेप या इन्वर्टेड वी शेप। आपको यू शेप ये वर्ड एग्जाम में लिखना है, मैं केस स्टडी में बताऊंगा ये क्यों लिखना पड़ता, ठीक है। लेकिन M1, M2, M3 तीन मशीन, तीनों में एक ही बंदा ये तीनों मशीन चेक करेगा। यस सर। सिमिलरली जो यूनिट 2 है उसमें भले 5 मशीन हो लेकिन एक ही बंदा चेक करेगा, शायद कम काम होगा, फटाफट मशीनों से जाता होगा। और यूनिट 3 में एक ही बंदा चेक करेगा। तो बेसिकली सर आप बोल रहे हो एक बड़ी सी प्रोसेस को अपन छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट देते जिसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसीलिए सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग के अपन छोटे छोटे सेल्स में बांट दिए, ठीक है। इसके लिए, इसके कैलकुलेशन के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है जो अपन पढ़ के आए हैं बेटा, पीसी प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी, जो अपन पढ़ के आए हैं आपको प्रोसेस साइकिल एफिशिएंसी के लिए। वो मैं केस स्टडी का आई बटन में लिंक डाल दूंगा, जब केस स्टडी अपलोड करूंगा तो आप केस स्टडी से लिंक कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। चलिए अब बेटा इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। सर हम याद कैसे करेंगे? बेटा तुम पहले समझो कि एडवांटेज क्या होगी, डिसएडवांटेज क्या होगी। इसमें देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, सेल्स या क्लस्टर या मेड। सर ये बनते कैसे? इसके लिए लॉगरिथमिक कैलकुलेशन होते हैं या मैथमेटिकल मॉडल होते हैं। अपने काम का नहीं है, सिर्फ ऐसा होता है कि कुछ लॉग के कैलकुलेशन या मैथमेटिक मॉडल लगाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें ना देखो प्रोडक्ट को फटाफट मूव करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देते हैं। जहां टाइम लग रहा है उसको अलग सा यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्ट को उसी यूनिट में डालते हैं जहां टाइम कम लग रहा हो, ठीक है। इसके लिए आपको वाइड वेराइटी चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए सेम प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ वेराइटीज चाहिए। दूसरा इसमें वेस्ट कम करना है, इसीलिए तो अपन यूनिट्स में बांट रहे हैं। नहीं तो क्या होता था यार, ये 3 मशीन से चला गया, छोड़ना कल देखेंगे, कल ये 5 से जाएगा तो आज जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली यूनिट 3 पे भी सेम चीज होगी। तो बेसिकली इसके 4 पॉइंट है। सबसे पहले छोटे क्लस्टर्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बेटा? सर मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग पे। सेकंड, अपन उसको फास्टली यूनिट से स्मूथली और फास्टली ट्रांसफर करते हैं। थर्ड, वेस्टेज अवॉइड करते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट्स है और एक वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट, इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए, कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफकोर्स हर चीज के होते हैं। एडवांटेजेस समझो, देखो आपको फ्लो टाइम, स्पेस, इन्वेंट्रीज, आप फ्लो टाइम मैनेज कर सकते हो कि कितना अपने को पता है मशीन को कौन से प्रोडक्ट को कौन से मशीन में कितना टाइम लग रहा। दूसरा बेटा, अपने को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पता है ना कि समझ ले 10 प्रोडक्ट है तो 10 प्रोडक्ट बेटा यूनिट 2 में, तो अपन इन्वेंट्रीज बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। इन्वेंट्री मेंटेनेंस बहुत अच्छे हो जाता है, इन्वेंट्री मेंटेनेंस और हैंडलिंग। और वेस्ट कम होता है मतलब भी अपना स्क्रैप कम होगा। लॉजिकल है ना, वेस्ट कम हो रहा मतलब स्क्रैप कम हो रहा। 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। नेक्स्ट, अब फॉर एग्जाम्पल यूनिट 1 अंडर परफॉर्म कर रहा है, या यूनिट 2 अंडर परफॉर्म कर रहा है, या यूनिट 3 अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने को फट से पता चल जाएगा कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है। इमीडिएटली पता चल जाएगा कौन सा यूनिट बेसिकली अंडर परफॉर्म कर रहा है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, एकदम पता चल जाएगा तीनों में से कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अपने को सीधा समझ जाएगा तीनों में से कौन सा यूनिट अंडर परफॉर्म कर रहा है, यूनिट 1 कर रहा है या 2 कर रहा है या 3 कर रहा है। क्योंकि जो यूनिट में अंडर परफॉर्म होगा इमीडिएटली अपन उस बेसिक जगह जाके उसको सुधार सकते हैं। अब पता चला यूनिट 1 अंडर परफॉर्म कर रहा, फिर यूनिट 1 में आ गए, यूनिट 1 में चेक किया बेटा मशीन 1 कर रही है, 2 कर रही है, 3 कर रही है, क्योंकि हर एक मशीन में इंडिपेंडेंटली प्रोडक्ट जाता है। जब मशीन 1 में प्रोडक्ट है, जब मशीन 2 में, तब अपन मशीन 1 में नहीं डालते प्रोडक्ट।
पहले ये पूरे यूनिट में एक ही प्रोडक्ट जाएगा, तो अपने को इमीडिएटली पता है कि बेटा मशीन 2 में टाइम लग रहा या मशीन 3 में टाइम लग रहा। पिन पॉइंट एकदम सटीक एक्यूरेसी बता सकते हैं अपन, एकदम सटीक एक्यूरेसी, वही लिखा हुआ है। अंडर परफॉर्मिंग सेल्स और यूनिट्स आर इजिली आइडेंटिफाइड, और उसको इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है ना, क्योंकि छोटे छोटे सेल है, छोटे छोटे सेल है भाई। एक एम्प्लॉय को फटाफट यहाँ काम डालना, ये मशीन काम करेगी, अगले प्रोडक्ट पे जाएगा, अगले से तीसरे पे, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। छोटी मोटी अगर कुछ मशीन में प्रॉब्लम है, ऑटोनोमस मेंटेनेंस याद करो, छोटी मोटी मशीन में कोई प्रॉब्लम है तो वर्कर खुद ही सुधार सकता है, तो वर्कर खुद ही सुधार सकता है। टीपीएम में अपन ने ऑटोनोमस मेंटेनेंस पढ़ा, और जब आप ऐसा वर्कर को दोगे तो वर्कर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसका मोरल बढ़ेगा कि भाई मैं खुद भी अच्छा हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट डालने के नहीं, मैं छोटे मोटे और काम भी कर सकता हूँ, उसका मोरल बढ़ेगा। कंपनी के लिए एम्प्लॉयज एक एसेट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, तो उनका मोरल बढ़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इनका। वर्कर्स कैन देमसेल्व्स क्योर स्मॉल प्रॉब्लम्स, दिस वुड इंक्रीज देयर मोरल। अब बेटा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अब प्रॉब्लम समझो। बेटा ये तो ठीक है यार, छोटी मोटी मशीन या डायग्राम बनाने में सिंपल है। अगर कभी यूनिट्स बदलना पड़े या सेल्स बदलना पड़े, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स कैसे बदलोगे? टन्स में मशीन होती, इतनी भारी भारी मशीन्स, क्रेन से, और क्या क्या इक्विपमेंट्स लगते हैं मशीन हिलाने को। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो पूरी मशीन का रीलोकेशन, हालत खराब हो जाएगी मशीन रीलोकेट करने में, हालत खराब होने वाली है मशीन रीलोकेशन में। तो बेटा मशीन के डिस्टेंसेस और मशीन का रीलोकेशन में बहुत खर्चा बैठने वाला, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, कभी कभी ना कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट होते हैं जो इन तीनों के दायरे में ही नहीं पड़ेंगे, उसके लिए क्या करोगे? एक्सेप्शनलिटी नहीं कवर होती। इसमें अपन ये देखते हैं ना, वाइड वेराइटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स, कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट आ गया तो क्या, तो ये नहीं चलेगा। दूसरा, इसमें बेटा आपका कभी कभी ऑपरेशन टाइम बढ़ भी जाता है, क्योंकि देख एक एक वर्कर एक एक बंदा देखेगा, कभी अगर वो स्लो हो गया एक एक मशीन पे तो ऑपरेशनल टाइम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ऑपरेशनल टाइम वुड देयर बाय इंक्रीज। एंड लास्ट, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर कभी मैंने मशीन्स तो जो बनाई थी ना, वो बनाई थी कि मुझे साल के 10,000 यूनिट्स बनाने, यस सर, लेकिन इस बार ना मेरे को 5,000 ही यूनिट्स बने, कोविड आ गया था, लॉकडाउन था, तो मेरे यूनिट्स कम बिके। अब यूनिट्स कम बिके, अब मैं मैथमेटिकल मॉडल में अगर उस वैल्यू को डालूंगा एक्सपेक्टेड यूनिट्स को, तो शायद मेरे यूनिट अलग बनेंगे। अब यूनिट अलग बन जाएंगे, अब यूनिट अलग बने तो फिर से मेरे को भाई मशीन रिलोकेशन है। तो एक अगर फिक्स डिमांड रही तो ठीक है, अगर डिमांड फ्लेक्सिबल होती है, क्वांटिटी चेंज होती है, अप होती है, डाउन होती है, तो मेरी वैल्यू ऑफ मशीन या मशीन रिलोकेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। वही लिखा हुआ है, सेल शुड बी रियलाइन, सेल्स को रियलाइन करना पड़ेगा वापस, उसके कारण मशीन रिलोकेशन का कॉस्ट होगा। समझा क्या? सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एक एक सेल के थ्रू डालते हैं, ग्रुप ऑफ मशीन्स को एक सेल बना देते हैं, जिसके लिए एक एम्प्लॉय या एक वर्कर को आइडेंटिफाई करते हैं। ये यूजुअली रिवर्स यू शेप में होता है, इसलिए मैंने यू की डायग्राम बना दी, यू शेप में होता है, ठीक है, ताकि अपन सारे मशीन्स को एक साथ देख पाए। एक वर्कर 2-3 मशीन देखेगा तो उसको एक हर दिन नई नई चीजें करने मिलेगी। सेकंड, अगर मशीन में कोई गलती हुई तो खुद भी ध्यान दे सकता है। अब इन सब के अलावा इसके लिए अपन मैथमेटिकल मॉडल लगाते हैं। दूसरा, इसमें आपका फ्लो टाइम कम होता है, प्रोडक्ट का वेस्टेज कम होता है, मतलब स्क्रैप कम होता है, इन्वेंट्रीज का रिडक्शन होता है। दूसरा, जो अंडर परफॉर्मिंग है या जो प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर सेल में गलती अपन इमीडिएटली पिन पॉइंट कर सकते हैं, वर्कर्स खुद छोटी मोटी मिस्टेक्स सुधारते हैं, उनका मोरल बढ़ता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इतनी हैवी इतनी बड़ी मशीनरी है, इधर से उधर चेंज करने में मशीन का रिलोकेशन कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा, कभी कभी मशीन रिलोकेट करने में खराब वराब हुई तो उसका मेंटेनेंस बढ़ जाता है, ठीक है। फिर अपन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, क्वांटिटी बड़ी ज्यादा तो अपने को मशीन का रिलोकेशन का कॉस्ट बढ़ता है। दूसरा, एक्सेप्शनल एलिमेंट्स, जनरल नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शनल प्रोडक्ट आया तो इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर अपन कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते तो ये नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर एक जगह अलग अलग प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। ये हो गया आपका सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। छोटा कॉन्सेप्ट है, 10 ही मिनट का था, शॉर्ट सा कॉन्सेप्ट है। इस पे केस स्टडी पे क्वेश्चन है, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन, अपन वो देखेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, प्लीज कुछ भी छोड़ना मत, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो शॉर्ट शॉर्ट, और उसको फिर अब स्टडी मैट से पढ़ो। कोई डाउट है तो देखो ये रहा मेरा नंबर, प्लीज ये नंबर पे पूछो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू। चलिए अब अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि है सिक्स सिग्मा। गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज आई है, केस सिनेरियोज आई है, इनफैक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आए हैं। तीनों क्वेश्चंस केस सिक्स सिग्मा पे आए हैं।
सिक्स सिग्मा होता क्या है? अभी तक अपन ने सारे लीन सिस्टम्स के पढ़े, अब सिक्स सिग्मा पढ़ते। सिक्स सिग्मा क्या होता है, ध्यान देना। सिक्स सिग्मा एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें अपने को सिर्फ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, अपने को 100%, नियरली 100% एक्यूरेसी चाहिए। क्या होता है सिक्स सिग्मा? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक होती है जो क्या करती है, जो भाई एलिमिनेट, जिसको डिफेक्ट एलिमिनेट करना है ऑल एस्पेक्ट्स में, पूरे डिफेक्ट्स को A to Z पूरा एलिमिनेट करना है ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े। प्राइमा फेसी, जो अपना प्राइमा फेसी जिसके अराउंड अपना पूरी टेक्निक्स रोटेट होती है, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो प्राइमा फेसी यू नीड टू अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सिक्स सिग्मा क्या है? ये क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक्स है जिससे अपन मेनली इंक्रीज करते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है, ताकि अपन एक अचीव कर पाए। इट एम्स टू इंप्रूव 99.99996%। ध्यान देना, ये नंबर लिखना पड़ेगा, 99.996%। यहां इसको हाईलाइट भी कर लो आप लोग। 99.996% डिफेक्ट फ्री गुड्स अपन एम करते हैं। सिक्स सिग्मा क्या होती है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक होती है जिसमें अपन टेक्निक्स लगाते हैं अलग अलग ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। अपन ये चाहते हैं कि डिफेक्ट फ्री गुड्स मिले। कितने डिफेक्ट फ्री? 99.996%। मतलब ही अपन सिर्फ 34/1 मिलियन चाहते हैं कि इतने गुड्स अगर खराब रहे तो चलते। समझ रहे हो आप? अगर आप 1 मिलियन माने 10 लाख, अगर आप 10 लाख गुड्स बना रहे हो तो उसमें 34 रॉन्ग हुए आपको चलता। क्या हुआ? अगर 10 लाख में से 34 रॉन्ग हुए गुड्स तो चलता, उसको सिक्स सिग्मा अचीव करना बोलते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ मैंने एक टेबल भी बनाया हुआ है, मतलब ये मैंने नहीं बनाया, ऐसे का ही है। ये देखिए, ध्यान देना इस चीज पे, परसेंटेज यील्ड और डिफेक्टिव यील्ड। जो परसेंटेज डिफेक्टिव है मतलब 100 में से कितने गुड्स डिफेक्टिव आए, ये परसेंटेज डिफेक्टिव का मतलब है। और जितने डिफेक्टिव आए उसको 100 में से माइनस करोगे तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। सिंपल, 100 गुड्स है, डिफेक्टिव कितने पता है, तो जो डिफेक्टिव नहीं है वो। तो 1 सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा को डोनेट ऐसा कर लिखते हैं, ऐसा ऐसा आड़ा सिक्स जैसा सिग्मा को लिखते हैं। अब ध्यान देना, 1 सिग्मा का मतलब क्या होता है कि आपके 69% गुड्स गलत है। कितने? 69%। ठीक है, 2 सिग्मा का मतलब है 31% गुड्स आपके गलत है। कितने? 31% गुड गलत है। 3 सिग्मा का 6.7, 4 का मतलब 0.62, 5 का 0.023, 6 का 0.0004। अपने को एम करना है 6 सिग्मा अचीव करना। अब सर ये नंबर्स याद करने का, मोटा मोटा याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है। कैसे याद करोगे मैं बताता हूँ। पहले सिग्मा में 69, सेकंड में 31, ये तो याद हो जाएगा 69 31। उसके बाद पहला वाला 69 है तो अगला वाला 6.9 लिख देना। इसके जगह अगर तुम बेटा 6.9 भी लिख दो ना तो भी ऐसे मार्क्स दे देगा, ठीक है यार, 0.2 इधर उधर फर्क नहीं पड़ता। अगला वाला, अब ये 6.9 है तो इसको 0.69 कर देना। सर ये तो 62 दिया हुआ है। हाँ बेटा दिया हुआ है, लेकिन थोड़े नंबर इधर उधर चलते हैं, माइन्यूट डिफरेंसेस है, वो पॉइंट का डिफरेंस है, उससे कुछ होता नहीं है। यहां तक का समझा क्या? मतलब पहले 4 कैसे याद करना? सर पहला 69, अगला 69 में से 100 माइनस कर दो 31। परसेंटेज डिफेक्टिव गुड्स है, सही वाले इससे 100 माइनस करके लिखना है। फिर पहला वाला 69 है तो सर आपने बोला अगले वाले को 6.9, उसके वाले को 0.69। यहां तक समझा? हाँ सर यहां तक समझ गया। अब उसके बाद जो 5 सिग्मा है, बस एक 5 सिग्मा याद कर लो 0.023, बस एक 5 सिग्मा याद कर लो 0.023, बाकी 0.034 तो आपको डेफिनेशन से याद हो ही गई है। ये नंबर्स प्लीज याद करना, क्योंकि जब आप ये कोट करोगे ना केस स्टडी में, इंस्टीट्यूट एडिशनल मार्क्स देगा, उसको पता रहेगा आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बेटा 69% गुड्स ही तुम गलत बना रहे हो, तू 100 गुड्स बना रहा है उसमें से 69 खराब हो रहे हैं, तो तू लॉस में काम कर रहा है। 31 है तो कॉम्पिटेटिव भी नहीं है भाई, वो एप्पल जैसे कंपनीज 100 में से एक हाथ भी गुड रॉन्ग नहीं करती। यहां अपन बोल रहे हैं कि अपने को 99.996% अच्छे गुड्स चाहिए, मतलब 100 में से 0.00034 इतने गुड्स अच्छे चाहिए, और तुम 31 ही गुड्स अच्छे बना रहे हो तो भी तुम 69 ही गुड्स अच्छे बना रहे हो तो भी तुम काम के नहीं हो। फिर 6.7 ये ठीक है, ये इंडस्ट्री एवरेज है कि 100 में से 7% गुड्स सही बनते हैं, बाकी 7% गुड गलत बनते हैं, 93% सही बनते हैं, ये ठीक है। उसके बाद तुम 99 बना रहे हो, वेरी गुड, तुम अबव एवरेज हो। और 5 सिग्मा और 6 सिग्मा में लिखना कि भाई मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इतनी है, और 6 सिग्मा मतलब एकदम परफेक्शन। इसके बाद तो बस 100% डिफेक्ट फ्री गुड्स हो गए, और वो कोई नहीं बना सकता, भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते थे, वो पूरे तरह से सही भगवान श्री कृष्ण भी नहीं थे, इसीलिए तो वो मनुष्य योनि में कोई भी सही नहीं होता, ह्यूमन फॉर्म में सबसे गलतियां होती, तो उतनी गलतियां आप एक्सपेक्ट करके चलो। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब सर 6 सिग्मा है तो 6 पॉइंट्स बेस्ड है। कौन से 6 पॉइंट्स बेस्ड है, ध्यान देना इधर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्या है, फोकस है। 6 सिग्मा किन 6 पॉइंट्स पे फोकस करता, वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी में 6 पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये पूरे जो मैंने चार्ट बनाने पूरा आपको केस स्टडी में कोट करना है।
सबसे पहले तो बेटा आप ध्यान दो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, सबसे इंपॉर्टेंट पूरा केस स्टडी बेस्ड थी, पूरा सिक्स सिग्मा बेस्ड थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, पूरा केस सिक्स सिग्मा बेस्ड थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। दूसरा, आप यार कस्टमर सेटिस्फेक्शन चेक कैसे करोगे? आप डेटा लाओगे ना कहीं से, ये देखो ना, ये अपने पूरे डेटा तो है, कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे। तो जो पूरे का पूरा डिसीजन है ना डेटा ड्रिवन फैक्ट्स पे, किस पे? डेटा ड्रिवन फैक्ट्स पे है। तो सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके लिए मेरे को डेटा चाहिए, तो डेटा ड्रिवन। अब डेटा कहां से लोगे? जब मैं प्रोएक्टिवली काम करूंगा। मैंने पहले चैप्टर में बताया प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव क्या होता। तो जब आप प्रोएक्टिवली काम करोगे तभी आप डेटा ला पाओगे। तो प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम, आपकी मैनेजमेंट टीम काफी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। देन जब वो मैनेजमेंट टीम प्रोएक्टिव रहेगी तो मैनेजमेंट करेगी, इंप्रूवमेंट करेगी, नई नई प्रोसेसेस लाएगी। मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, नई नई प्रोसेसेस लाना। फिर इसके लिए आपको कोलैबोरेशन करना पड़ेगा विद इन द बिजनेस, मतलब सप्लायर टीमिंग पढ़ के आए अपन, सप्लायर से कोलैबोरेशन, वर्टिकल एनालिसिस, वो वर्टिकल लिंकेज, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो सब। तो इसीलिए एससीएमपी ना लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि आप एक चैप्टर को आइसोलेशन में पढ़ पाओगे। सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इकलौता है जो आप आइसोलेशन में पढ़ सकते हो, बाकी सब आपको लिंक करना है। ठीक है, और इसमें गोल है परफेक्शन के लिए, तो डीम्ड है ना बेटा, 99.996% आप एक्यूरेसी चाहते हो। तो बेसिकली कौन से 6 फैक्ट्स है मेरे साथ बोलो। सबसे पहला सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, उसके लिए सर मेरे को डेटा ड्रिवन फैक्ट्स चाहिए, डेटा ड्रिवन एनालिसिस। उसके लिए मेरा मैनेजमेंट प्रोएक्टिव चाहिए, उनको नई नई प्रोसेसेस लगानी है, नए नए तरीके ढूंढने। जब उन्होंने ये ढूंढा कैसे, जैसे सप्लायर टीमिंग, वर्टिकल लिंकेज, ये सब, तो कोलैबोरेशन विद इन द बिजनेस 5 हो गया। और इन सब के बाद ही मेरा मेन एम रहेगा गोल फॉर परफेक्शन। ये हो गया 6 पॉइंट्स याद, फ्लो में याद करो। ठीक है, अब तो ये तो हो गया सर सिक्स सिग्मा के फोकसेस। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिक्स सिग्मा में कि सिक्स सिग्मा लगता कैसे है। सिक्स सिग्मा के 6 पॉइंट्स कौन से? 2 टाइप के पॉइंट्स होते हैं। नए बिजनेसेस में कैसा लगाओगे और एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में सिक्स सिग्मा कैसा लगाओगे। ध्यान देना, नए बिजनेसेस में कैसा लगाओगे, एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में कैसा लगाओगे। नए बिजनेसेस का जो शॉर्टकट है वो है DMAIC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMAIC, डिफाइन, मेजर, इंप्रूव, कंट्रोल। और एग्जिस्टिंग में कैसे लगाओ, DMAIC, मैंने पहले एग्जिस्टिंग नए के लिए बोल दिया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। और नए बिजनेस में कैसे लगाओगे, डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आपको भाई नई प्रोसेस डिजाइन करनी है, तो डिजाइन और वेरीफाई। मैं इसको याद कैसे करता था, मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग वाला न्यू वाला याद कर लेता था। कैसे? देखो, सबसे पहले डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो सेम है, यस। उसके बाद अब आपको नई प्रोसेस पहली बार बेटा डिजाइन करनी है, तो डिजाइन आएगा। क्या आएगा? नई प्रोसेस है, नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है, तो डिजाइन। और ये डिजाइन अप्रूव चाहिए, जैसे अपन फूड बनाते हैं तो फूड लाइसेंस अथॉरिटी चाहिए। आप कोई गाड़ी वाड़ी बनाओ तो उसका ISI मार्क चाहिए, कोई इक्विपमेंट बनाओ तो ISI मार्क चाहिए, वो आपको वेरीफाई कराना पड़ता है। तो नए प्रोडक्ट में कौन से 5 चीजें सर? डिजाइन करो, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, उसके बाद डिजाइन और वेरीफाई, ये 5 पॉइंट हो गए। और जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसमें भी डिफाइन, मेजर, एनालाइज तो सेम है। अब एग्जिस्टिंग प्रोसेस तो मेरे को उसको डिजाइन नहीं करना है, मेरे को उसको इंप्रूव करना है, तो मैं उसको इंप्रूव करूंगा। और जो मैंने इंप्रूवमेंट किया मेरे को उस पर कंट्रोल लगाना है कि ये इंप्रूवमेंट चलता रहे, ऐसा नहीं कि आज इंप्रूवमेंट है कल खराब हो जाए, नहीं। तो उसके कौन से 5 पॉइंट हो गए? डिजाइन, मेजर, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल। अब एक एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस का समझते हैं। सबसे पहले डिफाइन करो, डेफिनेशन में क्या क्या लिखो, क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले समझो भाई प्रॉब्लम क्या है। एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ध्यान देना, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तो बेटा सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम समझ। प्रॉब्लम के बाद ये ध्यान रख कि तेरा प्रोजेक्ट गोल्स क्या है, तुझे क्या अचीव करना है। यहाँ अपन लिखते हैं ना गोल फॉर परफेक्शन, तुझे परफेक्ट प्रोडक्ट जो अचीव करना है वो कैसे बनाएंगे, क्या रहेगा परफेक्ट प्रोडक्ट, वो हो गया। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये 3 तो तुझे डिफाइन करने ही करने सर। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ध्यान देना, उसमें भी प्रोजेक्ट गोल्स पे ध्यान देना है, और उसमें कस्टमर डिलीवरेबल। गोल्स तो हर जगह अपना परफेक्शन ही है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। सिर्फ सर जब मेरे को एक चीज बताओ, नया प्रोडक्ट है तो प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करोगे, अभी तो प्रॉब्लम पता ही नहीं है। पहले प्रोडक्ट तो बनाओ, फिर तो प्रॉब्लम पता चलेगी, ठीक है। फिर मेजर करना, अब मुझे बताओ जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें मैं करंट परफॉर्मेंस ही मेजर करूंगा, सिंपल, यस सर। और जो नया बिजनेस है उसमें मैं कस्टमर की नीड जानूंगा मेजर करने के लिए, जो मैंने बोला प्रोएक्टिव। क्यों चाहिए प्रोएक्टिव? भाई मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए वो तो मुझे समझे, तो कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशन, ये चीज मुझे समझेगी मेजर से। देन DMA से क्या होगा? एनालाइज। अब मुझे एनालिस करना है। अब मुझे बताओ एग्जिस्टिंग बिजनेस में तुम क्या एनालाइज करोगे सर? डिफेक्ट का रूट कॉज क्या है, मुझे पता चल गया ये प्रॉब्लम है, यहां मैंने प्रॉब्लम समझी ना करंट परफॉर्मेंस से। अब प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसका रूट कॉज, मेन रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑडिट वीक है तो आप पहले ये समझो ऑडिट में क्या रूट कॉज है, क्या कॉन्सेप्चुअली वीक है या क्या लर्न नहीं होता है। या जैसे SCMP, ये सब्जेक्ट आपको समझ नहीं रहा, तो क्यों नहीं समझ रहा, या कोई मार्क्स नहीं आ रहे, क्या मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम हुई है, या क्या मैंने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दिया, या क्या सिर्फ मैं मगअप कर रहा हूं, ऐसी सब चीजें। तो रूट कॉज समझो एग्जिस्टिंग बिजनेस में। और एनालाइज नए बिजनेस में सिंपल है बेटा,
क्या एनालाइज करोगे? कस्टमर की नीड। अरे भाई, कस्टमर की नीड तो समझो, ऑप्शंस, कस्टमर को 2-3 ऑप्शन तो दो। अगर मुझे ये एक प्रोडक्ट बनाना है, घड़ी, अब मैं कस्टमर को एक ही टाइप की घड़ी दे रहा हूं, उसको नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मैं सोचूंगा यार जैसे गोल्डन है, इसको मैं ब्लैक कर दूं, एक ऑप्शन इसी को थोड़े कलरफुल स्ट्रैप करके एक लिमिटेड एडिशन बनाऊं। तो मैं कस्टमर की नीड को समझ के उसको अल्टरनेट ऑप्शंस दूं, कस्टमर को अल्टरनेट ऑप्शंस दूं, वो होता कस्टमर की नीड समझो। अब मुझे बताओ, यहां जब मैंने मेजर कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसको मुझे इंप्रूव करना पड़ेगा। रूट कॉज सिर्फ पढ़ के हो जाएगा कि यार ये गलत है? अरे गलती को सुधारो। तो एलिमिनेशन ऑफ रूट कॉज, तो रूट कॉज सुधारो, सुधारो रूट कॉज। यहाँ प्रोसेस डिजाइन करो ना, ऊपर जो पढ़ा है डिफाइन मेजर एनालाइज, वहां से जो प्रोसेस बनी है उसको डिजाइन कर, और फिर उसको वेरीफाई कर कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। यहाँ कंट्रोल लगा दे कि जो तूने ऊपर रूट कॉज इंप्रूव किया है वो तेरा लंबे समय तक चलता रहे, और फ्यूचर प्रोसेसेस पे भी अगर वो गलती पता चल रही तो उसको सुधार लो। समझा? फिर से सर, एग्जिस्टिंग बिजनेस में DMAIC, डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव कंट्रोल, डिफाइन करो। यहां पर एक ही चीज काम की है, जो प्रॉब्लम्स है वो भी समझो, बाकी दोनों तो सेम है। प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट मेजर करो। मेजर क्या करोगे इसमें? करंट परफॉर्मेंस। और यहां पर क्या मेजर करोगे? यहां पर कस्टमर नीड एंड स्पेसिफिकेशन। एनालाइज करो कस्टमर नीड को, ठीक है, यहाँ कस्टमर की नीड को एनालाइज करो, डिफाइन मेजर एनालाइज। यहाँ क्या एनालाइज करोगे? तुम्हारी एक्जिस्टिंग बिजनेस परफॉर्मेंस को, डिफाइन मेजर एनालाइज। अब एनालाइज पे यहां तुमने करंट परफॉर्मेंस मेजर एनालाइज, करंट परफॉर्मेंस क्या, एनालाइज में यहां रूट कॉज समझा, यहां तुमने ये समझा कि कस्टमर नीड्स क्या है। डिफाइन मेजर एनालाइज इंप्रूव। इंप्रूव में क्या ध्यान दोगे? इंप्रूव में बेटा रूट कॉज हटा दो। यहाँ क्या इंप्रूव करोगे? यहाँ इंप्रूव करना ही नहीं, यहाँ नई डिजाइन बनानी है और उसको वेरीफाई करना है। यहाँ आपको इंप्रूव करना है और कंट्रोल करना है। समझा? DMAIC DMAIB क्वेश्चन में आपको देगा कि यार एक्जिस्टिंग प्रोसेस है, तो क्या मैं इसमें DMAIDV लगा दूं? बोलना नहीं, DMAIDC लगाएगा। तो सिक्स सिग्मा में समझा अभी तक कितने पॉइंट्स हो गए? सिक्स सिग्मा की पहली डेफिनेशन, उसके बाद सिक्स सिग्मा 1 2 3 4 5 6, वो 6 सिग्मा में कितने परसेंटेज होते हैं। देन उसके बाद अपन ने पढ़ा सिक्स सिग्मा के प्राइमा फेसी 6 जो एस्पेक्ट है वो ध्यान देता है। एंड देन उसके बाद DMAIC एंड DMAIDV, ये हो गए सिक्स सिग्मा के प्रिंसिपल। इंस्टीट्यूट ने अब कब DMAIC लगाना, कब DMAIDV लगाना, इसके लिए समझो एक चीज। देखिए ध्यान देना, इधर ये जो टेबल बना दिया ना, इसमें सिर्फ आप अगर एक तरफ का याद कर लो DMAIC का, तो DMAIDV का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, IC का याद करते यार, बिजनेस या प्रोसेस एग्जिस्ट करते तो उसमें DMAIC लगा, दिमाग मत लगा। ठीक है, तो नेचुरली अगर नया प्रोडक्ट है तो DMAIDV लगेगा, इसलिए सिर्फ पहला वाला याद करना, या मार्क कर लो, फर्स्ट वाला याद कर लिया। देन अगर कॉम्पिटिटर स्टेबल है, मैं कैसे याद करता था, जो भी चीज स्टेबल है ना, स्टेबल मतलब हाँ मुझे पता है क्या होने वाला है, उसमें मैं IC लगाने वाला हूँ। क्या? IC। मुझे पता है क्या होने वाला है तो मैं IC लगाने वाला हूँ। अगर मुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी अनस्टेबल है, कस्टमर अनस्टेबल है, कॉम्पिटिटर्स अनस्टेबल है, तो मैं DV लगाऊंगा। देखो, कॉम्पिटिटर स्टेबल तो DMAIC, कस्टमर बिहेवियर फिक्स्ड है तो DMAIC, टेक्नोलॉजी स्टेबल है DMAIC। समझा? समझा प्रिंसिपल कैसे याद करूंगा? सबसे पहले नया प्रोसेस है तो नहीं, सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रोसेस है DMAIC, दूसरा कस्टमर स्टेबल है, टेक्नोलॉजी स्टेबल है, कॉम्पिटिटर स्टेबल है, सिंपल IC लगा दो। और सर इन सब के अलावा बाकी सब जगह DV लगा दे, सिंपल, याद हो गया, खत्म। अब ये इंस्टीट्यूट ने कुछ पॉइंट्स दिए, सबसे पहले ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट मैं एक बार क्विकली एक रीड कर देता हूँ। इसमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, इसमें नया प्रोडक्ट है, इसमें भाई रिएक्टिव है क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के डेटा आने के बाद डेटा आता है, मतलब प्रोडक्ट का पूरा काम होने के बाद। इसमें पहले ही चाहिए तो इसमें प्रोएक्टिव है, उसमें रिएक्टिव है। ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक पॉइंट समझो। IC क्या इंक्रीज करता है? आपकी कैपेबिलिटी, कि यार तू गुड्स तो बना रहा है, उसमें कैसे अच्छा बनेगा, तू कितना कैपेबल है, तेरे में कितना हुनर है, वो चीज IC बताता है कि यार मैं ये गुड्स तो बना रहा हूं, लेकिन मैं गुड को और कैसे अच्छा बनाऊं, इसमें लाइट लगा दूं या इसका इंफ्रारेड स्ट्रॉन्ग कर दूं, ये मेरी कैपेबिलिटी बताएगा, मेरा वो बताएगा, क्या बोलते हैं, मेरा कितना हुनर है। और DV क्या बताएगा कि जैसे ये एक प्रोडक्ट बनाता हूं, अब मैं नया प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकता हूं। समझा? तो DV कैपेसिटी बढ़ाता है, IV कैपेबिलिटी। ये चीज समझी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी। हाँ सर। फिर रूपी बेनिफिट्स रादर क्विकली, क्योंकि इसमें अपन अभी बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, इसमें प्रोडक्ट बन चुका है, इमीडिएट प्रोडक्ट का मार्केट है। इसमें तुम नया प्रोडक्ट बना रहे हो तो कुछ साल रुकना पड़ता है, फिर मार्केट से रिटर्न आता है। बाकी ये तो ठीक है, ये तो आप खुद पढ़ लोगे, ये कुछ काम के नहीं है पॉइंट्स। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होगी। सर क्या लिमिटेशंस होगी? बता रहा हूँ। सिक्स सिग्मा सबसे पहले बेटा ध्यान देना, सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है, सिर्फ क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, हाँ मानता मैं क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटा बिजनेस में अगर सर्वाइव करने तो क्वांटिटी भी जरूरी है, तो ये सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान देता है। दूसरा,
इसमें ना इंटेंजिबल एसेट पे ठीक से काम नहीं होता, टेंजिबल चाहिए, क्योंकि हर चीज का डेटा चाहिए। तुम हर चीज का डेटा, इंटेंजिबल का कैसा डेटा निकालोगे, कितनी मेहनत लगने वाली है, तो ये इंटेंजिबल पे नहीं होता। टेंजिबल का डेटा अपने पास होता है, इंटेंजिबल में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, जो इंडेक्स 19 पढ़ते हैं ना अपन, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, सबसे ज्यादा मेहनत उसी में लगती है। ऑफकोर्स अपने को एग्जाम में सॉल्व करने में इतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन जब तुम रियल लाइफ में जाओगे तो समझेगा ना, एम्प्लॉय टर्नओवर कितने साल में एम्प्लॉय छोड़ेगा, कितने साल तक काम करेगा, उस हिसाब से डिस्काउंटिंग करना है। तो ये सब रियल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है, यही है रियल टाइम बैरियर्स। की थ्योरी तो ठीक है यार, अपन ने तो ऐसे ही पढ़ लिया सिक्स सिग्मा। आपको पता है सिक्स सिग्मा लगाने के लिए कंपनीज के 10 साल निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सिक्स सिग्मा पढ़ने में बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में आप सोचो, आपको डिफेक्ट फ्री गुड्स चाहिए, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना सारा इंटीग्रेशन लगेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मुंबई में जो टिफिन सर्विसेज देते हैं ना, कभी आप देखना, भाई कोविड हो, पैंडेमिक हो, लोकल्स बंद हो, मुंबई में ऐसा सिस्टम, अगर आपको पता होगा कि जैसे मैं अंधेरी में रहता हूँ और मेरा ऑफिस बांद्रा में है, अब मुझे टिफिन चाहिए, तो मुंबई में वो व्हाइट कलर की टोपी पहन के टिफिन सर्विस आते, कभी नहीं रुकी वो, क्वीन के लिए भी नहीं रुके थे। वो आए, उनको टिफिन दे दो आप, और आपका टिफिन आप तक आपके ऑफिस टाइम में पहुंच जाता है। अब सर ये होता कैसे, मुझे एक चीज बताना, टिफिन अपने घर का सेम टाइप के बेटा हजारों टिफिन होंगे, लेकिन उनसे इतनी सी भी गलती नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिक्स सिग्मा लगा, इतना क्वालिटी काम है उनका। आप कहीं से भी उनको टिफिन दो, आपका टिफिन आप तक पहुंच जाएगा। ये उनका सिस्टम है, डब्बे वाले, बहुत बहुत ही ज्यादा क्वालिटी। और कोई इतने पढ़े लिखे नहीं है, बट उन्होंने क्या चीज पे फोकस किया, उन्होंने बेटा क्वालिटी ढंग की करी है, उन्होंने ये सारी चीजें करी है। कभी सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे, टिफिन वालों का, आपको समझेगा ये सिक्स सिग्मा के सबसे बड़े एग्जाम्पल है। ये केस स्टडीज एमबीए में पढ़ाया जाता है कि यार समझो, टिफिन वाले, अपन इतना एमबीए पढ़ते, इतना सीएबीए करते, अपन 99.96 नहीं लाते, उन्होंने ला दिया। कैसे? सिर्फ उन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया, अपना क्वालिटी इंप्रूव करी, बाकी दुनिया से कोई तेल लेने गई दुनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए भी जरूरी है। आप लोग अभी पढ़ाई करो मई तक, जो भी मई या नवंबर, जिसका जो अटेम्प्ट है, छोड़ो यार, भाई की शादी, बहन की शादी, दोस्त की शादी, अरे सब गई, सब बाद में मिल लेना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे नहीं जाने से शादी नहीं कर रहे, हार्श रियलिटी यही है, सब करेंगे शादी। तो तुम चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो, एग्जाम में पास हो, खत्म, यही सब लोग तुम्हें चीफ गेस्ट बना के बुलाएंगे, बस ये बन जाओ। अब मुझे बताओ, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है। अगर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस चेंज हो रही है ना, तो आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस जो इनके स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में फिल होती है, वही प्रोसेसेस के लिए काम की। दूसरा, इतना सारा डेटा चाहिए, इतना सारा मैनेजमेंट चाहिए, इसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स चाहिए, सैप चाहिए, ईआरपी चाहिए। आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आइडिया, फिर उसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि टॉरेंट से डाउनलोड कर लो, नहीं नहीं बेटा, ये सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, लाखों के, करोड़ों के आते हैं सॉफ्टवेयर, करोड़ों के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको सिस्टम्स कैपेबल चाहिए। एप्पल का जो प्रो आता है, प्रो वाला कंप्यूटर, वो आता है, उसका अगर आप टॉप एंड वेरिएशन लोगे, जिसकी जरूरत पड़ती है, वो 55 लाख का आता है। कितने का? 55 लाख का एक कंप्यूटर। ऐसे इनको 10 15 20 कंप्यूटर लगते हैं। तभी तो बेटा हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। छोटी कंपनीज इतना फटाफट नहीं कर पाती ये सब चीजें। तो आपको ध्यान देना, ये कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले क्वालिटी पे ध्यान देता है। दूसरा बेटा, थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा फर्क है। तीसरा, फिर इंटेंजिबल एसेट पे ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा डेटा चाहिए, तो हाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे ये हो गया, और ये कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है। ये हो गया आपका सिक्स सिग्मा। क्या क्या पढ़ा सर अपन ने? इसके बाद ये बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। सिक्स सिग्मा में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 सिग्मा पढ़े, उसके बाद 6 उसके पॉइंट्स पढ़े, 3 पॉइंट ये हो गए। देन उसके बाद अपन ने आईसी और आई डीएमए आईसी डीएमए डीवी पढ़ा। देन उसके बाद अपन ने ये चीज पढ़ी कि कब कब आईसी लगता, कब कब डीवी लगता, वो इसी का पार्ट है। लास्ट लिमिटेशंस, 6 पॉइंट्स पढ़े सिक्स सिग्मा के, एग्जाम में भी ये 6 पॉइंट्स कोट करना, जान पूछ के मैंने 6 ही पॉइंट डाले। सिक्स सिग्मा 6 पॉइंट, समझा? डेफिनेशन वो 6 टाइप के सिग्मा, 6 प्रिंसिपल जो उस पर डील करते हैं, आईसीडीवी ये 2 हो गए, फिर इन दोनों कब कब लगते हैं, कब कब लगते हैं, देन लिमिटेशंस, 6 पॉइंट हो गए। समझा? ये हो गया सिक्स सिग्मा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत केस स्टडी में आया, प्लीज इस चीज को ढंग से करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। क्या स्टार्ट करने? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे याद करना है मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग क्या होता? सर रेडिकल रीथिंकिंग। मतलब आपको 2 क्वेश्चंस करने, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, एंड हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही क्यों कर रहे हैं।
सर दो क्वेश्चन, व्हाट वी डू, व्हाई वी डू, एंड हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही क्यों कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन पे ध्यान देना। फंडामेंटल रीथिंकिंग का मतलब ही ये है, देख लीजिए स्टडी मैट में, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एक सेकेंड, मैट चैप्टर 3, ध्यान देना इधर, ये देखिए, डू व्हाट वी डू, हम ये क्यों कर रहे हैं, वाई डू वी डू व्हाट वी डू, हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एंड वाई डू वी डू इट द वे वी डू इट। जैसे बेसिकली हम सीए फाइनल पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सीए बनना है, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब हम मेरे ही वीडियोस क्यों देख रहे हैं या हम कोई और फैकल्टी के वीडियोस क्यों देख रहे हैं, दिस इज वाई वी डू इट। अगर ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको लग रहे हैं कि आपके सेटिस्फेक्शन है, तो आप सही कर रहे हो, नहीं तो आपको फंडामेंटल रीथिंकिंग करके अगली प्रोसेस पे जाना है। अगली प्रोसेस क्या है सर, अगली प्रोसेस है बेटा रेडिकल रीडिजाइन। मतलब जो तुम कर रहे हो उसको चेंज करो रेडिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेडिकल। रेडिकल मतलब ऐसा नहीं मेरे को छोटी मोटी चीजें चाहिए, एकदम रेडिकली, मतलब रूट कॉज से चीजें बदलनी है, रूट कॉज से चीजें बदलनी है। किस चीज पे, इसेंशियल बिजनेस प्रोसेस पे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझो तो इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस, जो मेरी इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस है, जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। अब इन सब के कारण ताकि मुझे बिजनेस प्रोसेस में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स है। क्या है बेटा, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट। छोटे मोटे इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, 10%, 15%, ड्रामेटिक, 50% के ऊपर वाला, 50%, 60%, ऐसे छोटे मोटे के लिए मैं बीपीआर नहीं बता रहा हूँ आपको। जब चीजें पूरी हाथ से निकल जाए, अब बेटा बिजनेस को पूरा ही टर्न अराउंड करना है, पूरे का पूरा ही बदल के आना है। जैसे जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वोडाफोन एंड आइडिया। जियो आते से वोडाफोन एंड आइडिया की पूरी बिजनेस की लग गई थी, उनका बिजनेस वाज गोइंग डाउन दी, इट वाज गोइंग डाउन दी रोड। व्हाट दे डिड, उन्होंने रेडिकल रीथिंकिंग करी कि हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और हम ये और बेटर कैसे कर सकते हैं, वो करा। उसका रेडिकल रीडिजाइन किया, भाई कॉम्बिनेशन में आए हैं ताकि इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस जो उनके, जैसे टावर, पहले वोडाफोन के 10 जगह टावर थे, आइडिया के 10 जगह थे, दोनों को मिलकर 20 टावर मेंटेन करने पड़े। अब ऐसा हो गया कि भाई टावर 10 मेंटेन करने, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई। ऐसे छोटी मोटी चीज, एम्प्लॉइज, पहले वोडाफोन आइडिया को अलग अलग शोरूम मेंटेन करना पड़ते थे, अलग अलग रेंटिंग का खर्चा होता था। अब उन्होंने क्या किया, एक ही बड़ा शोरूम बना दिया, रेंट कम लगता है, दो 15-15 हजार के शोरूम से अच्छा एक 25 हजार का बड़ा शोरूम ले लिया, रेंट कम लग रहा है। ऐसे ऐसे कंटिन्यूस हजारों इंप्रूवमेंट करके उन्होंने रेडिकल इंप्रूवमेंट किया, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया। क्या क्या ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट किया, बेसिकली क्या क्या वोडाफोन आइडिया ने वी जो बना है, इस फंडामेंटल रीथिंकिंग करी, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, रेडिकल रीडिजाइन करा, पूरा बिजनेस मॉडल ही बदला कि इंडिविजुअली नहीं, हम कॉम्बिनेशन करके जाएंगे, हम अलग अलग रिचार्जेस देंगे, बहुत सारी चीजें बदली, इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस बदली, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सारी इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस बदली ताकि ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है, 50-60% ग्रोथ हो। ठीक है, ये हुआ है उनके साथ, एक ड्रामेटिकली इंप्रूव ग्रोथ रेट हुआ है उनके साथ, ताकि आप क्रिटिकली कंटेम्पररी मेजर्स ऑफ बिजनेस, जो आपके क्रिटिकल मेजर्स है ना बिजनेस के, उस पर ध्यान दे पाओ और वो आपका इंप्रूवमेंट हो। जैसे मुझे बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चार, सबसे पहले कॉस्ट, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो खर्चा है, खर्चा कम लगना चाहिए। दूसरा, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। तीसरा, मैं कस्टमर को जो सर्विस दे रहा हूँ वो टॉप नॉच दूं, वो टॉप नॉच दूं। और क्या मतलब है, कस्टमर का फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं उसको 15 दिन बाद सर्विस दे रहा, कोई मतलब है। तो स्पीड भी बहुत जरूरी है। तो कौन से चार प्रिंसिपल सर, कॉस्ट, कॉस्ट के बेसिस पे क्वालिटी आपकी कम नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट आपका कम हो जाए, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरा, सर्विस आपको कस्टमर को टॉप एंड सर्विस देनी है, जिसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी है। तो चार मेजर्स हो गए, कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड। समझा। और इसी को इंस्टीट्यूट एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। देखो समझा ना, एंड टू एंड, कॉस्ट एक एंड हो गया, कस्टमर सर्विस दूसरा एंड हो गया, एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। तो डेफिनेशन क्या है सर, फिर से मेरे साथ बोलो सर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज रेडिकल रीडिजाइन, रेडिकल, सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ इसेंशियल बिजनेस प्रोसेसेस that seeks to achieve dramatic improvement, not ordinary, dramatic improvement in critical contemporary measures of performance such as cost, quality, service, speed, cost, quality, service, speed। इसी को एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस बोलता है। डेफिनेशन समझी। नाउ अब सिंपल यार, बीपीआर की इंप्लीमेंटेशन कुछ काम की नहीं है। प्रोसेस आइडेंटिफाई करो, प्रोसेस रैशनलाइज करो कि यही प्रोसेस सुधारनी है, उसके बाद उस प्रोसेस को रीडिजाइन करो और उसको रीअसेंबल कर लो। बेसिकली सबसे पहले ढूंढो कौन सी प्रोसेस करनी है, हाँ, फिर रैशनलाइज रीजंस ढूंढो कि ये प्रोसेस को क्यों रैशनलाइज करना है, किस पॉइंट्स पे, चारों क्वेश्चंस पूछो रीथिंकिंग के, उसके बाद रीडिजाइन कर लो, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट कर लो, इसी को इंस्टीट्यूट बोलता है रीअसेंबली कर लो। ठीक है, ये हो गया स्टेजेस ऑफ बीपीआर। अब
बीपीआर के अलावा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस इनोवेशन। यार नेम सजेस्ट, प्रोसेस इनोवेशन मतलब यार प्रोसेसेस इंप्रूव करनी। अब प्रोसेसेस तीन जगह हो सकती है, एक बिजनेस में तीन प्रोसेस होती है। सबसे पहले जब तू प्रोडक्ट बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, वही प्रोसेस सुधार ले। या दूसरी, चल प्रोडक्ट बना गया वो प्रोसेस सही है, अब तू जो डिलीवरी दे रहा है कस्टमर को वो प्रोसेस सुधार ले। चलो वह उसके बाद वो भी सुधर गई। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कस्टमर को अपन सर्विस देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, वारंटी मेंटेनेंस, वो सब देखो वही दिखा हुआ है। प्रोडक्शन, डिलीवरी, सपोर्ट सर्विसेज। प्रोसेस इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एंड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव प्रोडक्शन, डिलीवरी मेथड्स या सर्विस। मैंने यही लिखा है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से लिंक हो गया, डिलीवरी मेथड, डिलीवरी से हो गया, सर्विस, सपोर्ट सर्विसेज से खत्म। यहाँ ये चैप्टर कवर होता है। इतू सा तो पॉइंट था ये बीपीआर और इसका। बस मैंने अलग अलग वीडियो इसीलिए बना दिया कि आपको वो मिल जाए, टाइम स्टैम्प प्रॉपरली मिल जाए। ओके, थैंक यू।